टॉपिक का नाम देखो क्या है। अभी अगला टॉपिक है अभी वापस टैक्स ट्रीटीज की बात हो रही है। तो सी मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला टॉपिक था ना, सुनो। वो तो मॉडल मतलब अपने को फॉर्मेट बताया था कि डट्टा का हुलिया कैसा होता है। अब है ना, इन डट्टाओं का इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन को लेके टॉपिक है। मतलब ये भी डट्टा रिलेटेड टॉपिक ही है, बड़े जनरल है थोड़ा। इससे से ऑलरेडी इतनी डट्टा की भर भर के बात कर ली ना, तो इसमें कुछ खास लगे तो पॉपुलर टॉपिक लगे। मतलब इतनी एडवांस बात होगी ना, तो ये बेसिक टॉपिक ही लगे, फटाफट खत्म भी हो जाएगा। देखो चालू होना भी खत्म भी हो जाएगा। लो ये चैप्टर में पहले समरी देख लो क्या है। 3 पार्ट में टॉपिक है। पहले डबल टैक्स का कनेक्टिंग फैक्टर्स। पार्ट 1 इज कनेक्टिंग फैक्टर्स एंड टाइप्स। फिर बाद में होगा ट्रीटीज का मीनिंग, फिर ट्रीटीज का पर्पस। ये पूरा थियरी टॉपिक है। फिर ट्रीटीज की टाइप्स ऑफ ट्रीटी। ये टाइप्स ऑफ डबल टैक्स था, ये टाइप्स ऑफ ट्रीटी है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, फिर एक्सट्रिंसिक। ट्रीटीज में कोई एक फॉर्म आता है 10F करके, वो क्या फॉर्म होता है? इसमें 10F करके कोई फॉर्म आता है टैक्स ट्रीटी में। 15 सी बोलोगे तुम। 10F 15 से उसका ये अच्छा। ओके देखो, पेशेंटली इतनी बात ने सुना, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये सब पेपर में दिखे ना क्वेश्चन, वो बोनस लगे यार, तो बोनस क्वेश्चन है सब। भले एक दो मार्क ही मिलेगा, लेकिन एक दो मार्क भी मायने रखता है ना यार। किसी डबल टैक्स में कनेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? सी डबल टैक्स होने का 2 कारण है, रेसिडेंस एंड सोर्स। जैसे मुझे डबल टैक्स होने का रीजन क्या हो सकता है? एक तो इंडिया में मैं रह रहा हूं, तो रहने के कारण तो इंडिया मेरे को छोड़ेगी नहीं। इंडिया क्या बोली, देख सीरीज तू किधर से भी कमा ले, रहता इंडिया में ना, चुपचाप टैक्स भर दे। तो मतलब ये कैसा कनेक्शन है? रेसिडेंस वाला कनेक्शन। मैं इंडिया को ऐसा बोल सकता हूं, अरे मैं दुबई में कमा रहा हूं, आपको क्या पड़ी उसकी? मैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको क्या लेना देना है? तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोले, बॉस तू इंडिया में रहता है ना, चुपचाप टैक्स भर दे, ये मत बोल के तू किधर कमा रहा है। इससे तो रेसिडेंट लोग को वर्ल्ड इनकम का टैक्स आता है ना। तो सी एक टैक्स ऐसा होता है जो रेसिडेंस के कारण अपने को भरना पड़ रहा है। बिकॉज आई एम रिसाइडिंग इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट लीव मी, दे विल ऑलवेज टैक्स मी वेरेवर द इनकम कम्स फ्रॉम। ओके। दूसरा, अगर मैं जर्मनी से इनकम कमा रहा हूं, तो जर्मनी वाले क्या बोलेंगे, तू इंडिया में रहे, गटर में रहना है, क्या करना है? तू जर्मनी से कमाया, खत्म। हमारी धरती से कमाया तो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। तो एक रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन हो रहा होता है और एक सोर्स बेस्ड। तो दीज आर द 2 कनेक्टिंग फैक्टर्स, एंड ये दोनों के कारण डबल टैक्स होता है। दैट मीन्स अगर किसी का रेसिडेंस और सोर्स एक ही देश में, तो डबल टैक्स नहीं होगा। जैसे मेरा तो वही है ना, मेरा तो रहना भी इंडिया में, कमाई के सोर्सेज भी इंडिया में, देन देयर इज नो डबल टैक्स। लेकिन रेसिडेंट इन वन कंट्री, सोर्स इन अदर कंट्री, देन डबल टैक्स होता है। तो सुनो, इसमें कनेक्टिंग फैक्टर्स क्या थे? रेसिडेंस एंड सोर्स। एक रेसिडेंस और एक सोर्स, व्हेनेवर ये 2 अलग कंट्री में शेयर हो जाता है ना, तो डबल टैक्स हो जाता है। ये पूरा जनरल थियरी है। आधी बातें तुमको ठीक है ना, मालूम है, लेकिन क्या करूं, पढ़ाना तो पड़ेगा ना एक बार। फिर टाइप्स, ये इंटरेस्टिंग नॉलेज है। डबल टैक्सेशन के 2 टाइप होते हैं, जुरिडिकल डबल टैक्सेशन, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जुरिडिकल डबल टैक्सेशन तो वो है जो तुमको आता है। जैसे इमेजिन मैं इंडिया में रहता हूं और मेरी सिंगापुर से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, रॉयल्टी इनकम आ रही है। अरे तो क्या है, वो इनकम के ऊपर इंडिया वाले भी टैक्स मारे मेरे को,
सिंगापुर तो नॉर्मल डबल टैक्स है ना, ये जुरिडिकल है। लेकिन देखो ये अतरंगी वाला है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में क्या होता है ना, दो कंट्री में टैक्स आ रहा है बट इन टू डिफरेंट हैंड्स। नॉर्मली क्या होता है, मेरे ऊपर ही इंडिया वाले टैक्स मारे, मेरे ऊपर ही सिंगापुर वाले, दोनों कंट्री मेरे पे चढ़ बैठी, सिंगल पर्सन सफरिंग डबल टैक्स था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंडिया सिंगापुर में दोनों जगह टैक्स आ रहा है लेकिन पर्सन आर डिफरेंट। जैसे सी, इंडिया से ना डिविडेंड दिया गया सिंगापुर को, और इंडिया को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पहले रूल था ना कि इंडिया वाले अगर अपने शेयर होल्डर्स को, सॉरी इंडिया वाले क्या, कंपनीज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो कंपनी हैज टू पे डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो देखो क्या होगा, एक सिंगापुर का शेयर होल्डर है, सिंगापुर का शेयर होल्डर है, उसको रिलायंस ने डिविडेंड दिया, तो देखो इस पर डबल टैक्स कैसा होगा। रिलायंस से डिविडेंड दिया तो रिलायंस को डिविडेंड देने का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। फिलहाल इंडिया में नहीं है, एक बार एग्जांपल के लिए सोचो ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हाल ही में बंद हो चुका है ना, लेकिन एक बार इमेजिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, रिलायंस डिविडेंड देती है तो रिलायंस को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ रहा है, एंड वही डिविडेंड पे वो सिंगापुरियन बंदा अपने देश में डिविडेंड कमाया, वो बात का टैक्स भर रहा है। तो डिविडेंड के ऊपर डबल टैक्स हो रहा है, बट इन द हैंड्स ऑफ सेम पर्सन के टू डिफरेंट पर्सन। बट वो सिंगापुर वाले को इंडिया में डिविडेंड का टैक्स नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट है। पहले एग्जेम्प्ट ही था ना अंडर सेक्शन 1034। अरे मतलब मैं पुराने लॉ के हिसाब से सिखा पा रहा हूँ कि रिलायंस जब डिविडेंड देती थी तो शेयर होल्डर को इंडिया में तो टैक्स नहीं आता था, कंपनी को टैक्स लग जाता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बट नोट करो, कंपनी के सिर पे टैक्स आया था, और उस शेयर होल्डर को अपना सिंगापुर वाला गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई तू डिविडेंड कमा रहा है ना इंडिया से, चुपचाप टैक्स भर दे। तो वो डिविडेंड का टैक्स वो आदमी भी भर रहा है और डिविडेंड टैक्स कंपनी भी भर रही है। तो टैक्सेस इन टू डिफरेंट कंट्रीज ऑन टू डिफरेंट पर्सन। ऐसा कभी हो ना, विच इज वेरी रेयर, देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अरे ये इंपॉर्टेंट थियरी थी है, छोटा 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो यार लाइकली है। देखो बताओ, नॉर्मल डबल टैक्सेशन में क्या होता है, एक ही आदमी के सिर पे 2 टैक्स नाच रहे हैं। देखो जैसे नॉर्मल इनकम में क्या है, इंडिया वाले मेरे को टैक्स भर दिए, ये बोल के तू रेसिडेंट है ना चुपचाप टैक्स भर। सिंगापुर वाले टैक्स भर दिए, हमारे देश से कमा टैक्स भर। मतलब एक ही आदमी के दोनों टैक्स आते हैं ना। और डबल क्यों बोलते हैं, एक इंडिया वाला मार रहा है, एक सिंगापुर वाला मार रहा है, 2 टैक्स, पर दोनों टैक्स एक ही आदमी पे सवार है ना। लेकिन इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में क्या हो रहा है, 2 कंट्री टैक्सिंग बट द सेम पर्सन की डिफरेंट पर्सन। जैसे मेरे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एग्जांपल में क्या है, इंडिया टैक्सिंग द कंपनी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, कंपनी, बट सिंगापुर टैक्सिंग कमाने वाला शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर इज अ डिफरेंट पर्सन, कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन। तो क्या होता है, जब 2 डिफरेंट पर्सन पे डबल टैक्स आता है ना, वो बहुत रेयर होता है, बड़ी मुश्किल से ये एग्जांपल देने में आता है। स्टडी मटेरियल में भी आज तक वही एग्जांपल दे रहे हैं, जबकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। लेकिन खत्म हो चुका तो क्या है, वो एक मिसाल खड़ी कर रहा है ना। किसकी मिसाल खड़ी कर रहा है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन नाम की भी चीज होती है। अरे तो क्या उसके लिए भी रिलीफ मिलता है फिर बाद में, उसके लिए भी। जैसे इंडिया वालों को तकलीफ क्यों नहीं होगा, इंडिया में तो रिलायंस से डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरा ना तो शेयर होल्डर को एग्जेम्प्ट ही कर देते, 1034 है ना सेक्शन। लेकिन सिंगापुर वाले तो उसको लेके टैक्स मार देंगे ना, तो बेचारा सफर कर रहा है। तो एक तरफ वो शेयर होल्डर भी टैक्स भरे और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड वो भी टैक्स भरे, तो डबल टैक्स हो गया ना। बट सच डबल टैक्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इंग्लिश में ड्राफ्ट कर सकते हो सेंटेंस, व्हाट इज ज्यूरिडिकल एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। एक सेंटेंस, आंसर इन 1 लाइन। When same person is doubling taxed, it is juridical double taxation. And when 2 different persons are taxed in 2 different countries, then such for the same transaction, dividend transaction ही है, for the same transaction 2 different persons are taxed in 2 different countries, then it is economic double tax. डबल तो ट्रांजेक्शन एक ही है लेकिन टैक्स 2
लेकिन वो दोनों एक ही जन पे है कि दो अलग पर्सन पे दो है, अलग तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हो गया। ये थोड़ा लाइकली था। कनेक्टिंग फैक्टर तो जो बोला ना, एक रेसिडेंस का कनेक्शन होता है, सोर्स का कनेक्शन, वो तो ठीक है ना, कॉमन सेंस है। अब ट्रीटीज का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, वो जनरल है। इट इज एन एग्रीमेंट जिसमें डिसाइड होता है कि हमारे बीच में टैक्सिंग का राइट्स क्या होगा, वो ठीक है मेन। हाँ, ये भी एक्चुअली तुम लोग डबल टैक्सेशन का पहले छोटा टॉपिक किया था ना, उसमें पर्पस आया था, थोड़ा एलाबरेट करो। ये देखो, मीन्स आज दो कंट्री डट्टा क्यों बनाती है, पर्पस क्या है उसका? तो सी, उसका पर्पस होता है दर्दे। दर्दे डिस्को नहीं, खाली दर्दे। तो दर्दे में डी होता है, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का मेन पर्पस होता है। एग्रीमेंट का नाम ही वो है, तो काम तो वही होगा ना। अरे थियरी क्वेश्चन कैसा आएगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंट्रिंग इनटू अ टैक्स ट्रीटी, या फिर व्हाट इज द रोल एंड नीड फॉर टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी क्यों चाहिए? अरे जनरल थियरी है, एक तो डबल टैक्स अवॉइड करना होता है अपने को, और राइट्स एलोकेट करना है कि अगर एक इनकम पे सिंगापुर और इंडिया दोनों इन्वॉल्व है तो किसको राइट है टू एलोकेट द राइट्स। अरे अपने पूरे डाटा में एलोकेशन राइट्स तो हो रहा है, और उसमें क्या होता है, कंट्री और रेसिडेंस को तो प्राइमरी राइट है, सोर्स कंट्री को भी कभी राइट होता है कभी नहीं होता है। अरे आर फॉर एलोकेट द राइट्स, फिर एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम डाटा, दो डी है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे अपने डाटा में एंटर क्यों करते हैं? एक तो डबल टैक्सेशन की तकलीफ दूर होनी चाहिए, नहीं तो पब्लिक गाली देगी हमको। फिर राइट्स एलोकेट करना पड़ेगा। इंडिया सिंगापुर का डाटा है तो दोनों के बीच राइट्स एलोकेट करना। फिर एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि इंडिया सिंगापुर का डाटा है तो आपस में देशवासियों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व होनी चाहिए, डाटा बन गया तो उससे जो अराइजिंग डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व। फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा थियरी क्वेश्चन आया तो नहीं, सबका नॉलेज है ही ना। अपने डाटा का इतना बड़ा मॉडल वाला टॉपिक बढ़ गया ना, तो ये तो बेसिक चीज होगी बहुत सामने। फिर टाइप्स ऑफ डाटा, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव डाटा और एक होता है लिमिटेड डाटा। एक दिन मैंने क्लास में बोला तो खुशी को डाउट आया था तभी। कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मतलब इट इज द डाटा फॉर ऑल इनकम्स। लिमिटेड डाटा मतलब डाटा ओनली फॉर फ्यू इनकम्स। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में डाटा है ना, इट्स अ लिमिटेड डाटा, ओनली इनकम फ्रॉम शिपिंग एंड एयरलाइंस। ये इनकम इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रही होती है ना, तो उसके लिए एग्रीमेंट बना के रखा है। बाकी इनकम्स के लिए कोई एग्रीमेंट है नहीं, इंटरेस्ट रॉयल्टी वगैरह। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा तो कैसा होता है, जिसमें हर इनकम के बारे में टैक्सिंग राइट्स का एलोकेशन हो जाता है। अरे ऑल इनकम्स, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, लिमिटेड मतलब इट्स अ डाटा ओनली फॉर सिलेक्टेड इनकम्स। एग्जाम्पल इंडिया पाक डाटा, दो टाइप के डाटा हो, खत्म इधर तो हो भी गया अपना चैप्टर। फिर इंटरप्रिटेशन, ट्रीटीज को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। फिर ये पहले इस पे आता हूं, इसका कोड वर्ड है ऑस्पेक लव सी। ऑस्पेक लव सी, ये पैच है ना भयंकर इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं पढ़ा तो तुम लोग ठीक है ना, सब मालूम है क्या इसमें। एक्चुअली ये सब बेसिक चीज है, ये तुम लोग सेल्फ भी कर सकते थे सेल्फ, लेकिन क्या कोई करता नहीं है। पुराने बैचेस में ट्राई मारा, मैं नोट्स दे दूंगा कर लेना, कोई करता नहीं है, इससे बिठा के कर रहा हूँ। तो ये तो सेल्फ पे भी हो जाता, सिंपल था ये। खाली टेक्निकल पॉइंट ये था, इधर कुछ एक्चुअल नॉलेज मिला, वो इकोनॉमिक्स डबल है, ये भी एक तरह की चीज होती है यार। ओके, फिर इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है ना, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू वगैरह किधर भी लोग पूछ लेते हैं। सी व्हाट आर द प्रिंसिपल, पहले इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्या पड़ती है। डाटा एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तो उसमें लीगली ड्राफ्टेड होता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ये काम कोर्ट लोग का होता है। कभी भी झगड़े होते हैं तो कोर्ट लोग को जजमेंट देना पड़ता है, तो जजमेंट देने के लिए उन लोग को इंटरप्रेट करना पड़ता है कि ये सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, इस शब्द का मतलब क्या निकलता है, तो इसका मतलब ये निकलता है, तो हमारा फैसला ऐसा है। तो इंटरप्रिटेशन इज एक्चुअली द जॉब ऑफ कोर्ट्स। तो एज अ स्टूडेंट वी हैव टू लर्न कि कोर्ट्स लोग इंटरप्रिटेशन के लिए क्या क्या सिद्धांत फॉलो करते हैं। सिद्धांत मतलब इंग्लिश में बोल, प्रिंसिपल्स। मीन्स कोर्ट्स लोगों को कभी जजमेंट देना होता है तो व्हाट प्रिंसिपल्स दे फॉलो,
मीन्स जजमेंट फॉर डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम ट्रीटी, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज। तो सी उनके सिद्धांत कुछ ऐसे होते हैं, ऑस्पेक लॉ से। एक होता है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब लोग कोर्ट लोग क्या करते हैं ना, मैं कोई भी मैटर पे डिस्प्यूट हुआ ना तो उन लोग उस वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। जैसे कोई अभी तुम लोग है ना, हर पॉइंट में ये मत सोचो डिस्प्यूट क्या है, जो भी डिस्प्यूट होगी, जो भी डिस्प्यूट है उसका, इमेजिन मैं कोर्ट हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, मैं वो एक्ट में जो लैंग्वेज लिखा है ना, उसमें जो वर्ड लिखा है ना, उस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, वो हिसाब से जजमेंट दूंगा। देखो इधर क्या लिखा है, डांस। अब डांस मतलब डांस होता है ना, डांस का मीनिंग क्या होता है, डांस। मतलब उसका डांस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो बोल दूंगा। मतलब जब हम शब्दों का लिटरल नेचुरल डिक्शनरी मीनिंग को लेके जजमेंट देते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सिर्फ कौन सा मेथड फॉलो करना है वो नहीं सीखना है, मैं खाली बता रहा हूं ये तरह तरह की स्टाइल से। कभी कभी हम ओ फॉलो करते, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब सीधा सीधा जो इंग्लिश में जो शब्द लिखा है उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है उसको देख के हम लोग जजमेंट दे देते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। और सब्जेक्टिव में क्या, हम लोग उस शब्द को लिटरली नहीं लेते, इंटेंशन समझते हैं। वो बोलते हैं ना, शब्दों में मत जा, भावनाओं को समझ। और जब नहीं सुनी, कम ऑन, क्या बात हो रही थी लास्ट, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में कोर्ट लोग के शब्दों पे जाके शब्दों का जो मतलब निकलता है उसने पैसा सुना रहे। अरे सोचो ना, कोई झगड़ा चल रहा होगा कोर्ट में, झगड़ा क्या चल रहा है वो टेंशन छोड़ो ना तुम लोग। झगड़े का जजमेंट देने के लिए कोर्ट लोग के तरीके क्या होते हैं, पहला तरीका क्या है, शब्दों का जो मतलब निकलता है। ठीक है, पब्लिक को इंग्लिश नहीं आता है, लीगल लैंग्वेज आती नहीं है, तो उसका हम लोग लिटरल मीनिंग से जजमेंट देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। लेकिन सब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, ये देखो, ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट मत देख, पूरा सब्जेक्ट देख। मतलब शब्दों पे मत जा, भावनाओं को समझ। जैसे सी आज अगर मैंने ऐसा बोल दिया, यू विल हैव टू डांस एज पर माय ट्यून्स। अरे डांसिंग एज पर माय ट्यून्स का मतलब क्या है, मैं जैसे बोलूं वैसा करना पड़ेगा, उसका मतलब तो एक्चुअली नाचना पड़ेगा। नहीं, डांस का मतलब क्या होता है, अभी डांस वर्ड को लेके बैठ गया ना, नाचना ही पड़ेगा, नाचना ही पड़ेगा, तो वो तो लिटरल, वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना यार। लेकिन यार वो डांस मतलब वो डांस की बात थोड़ी हो रही है। डांस एज पर माय ट्यून्स मतलब मैं बोलूं वैसे कर, तुम लोग अपनी होशियारी मत कर, मैंने बोला वैसे कर, मैं बोला ये कर, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, उसका मतलब एक्चुअली डांस करना है। जैसे मैंने किसी को बोलते हैं गधा है यार, इसको ही बोल देते, तुमको बोल देता हूँ, मनी लाल उसको बोल सकते हैं गधा है यार, वो लेक्चर एब्सेंट हो गया बेटा। अब उसका मतलब लिटरली डोंकी है, नहीं उसके तो 4 पांव तो नहीं है, मतलब अगर वो डोंकी वर्ड को लेके बैठ, डोंकी वर्ड को लेके बैठ गए, मतलब वो कौन सा इंटरप्रेट, ऑब्जेक्टिव। लेकिन अरे यार बोल दिया यार, इतना बुरा क्या मान रहा है यार, मैं तेरे को थोड़ी एक्चुअली गधा बोला, मतलब गलत काम किया, तो ऐसा नहीं करना था ऐसा। तो अपने बोलते ना कि गधा है, गधा मतलब एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे, ऐसा नहीं करना था, गलत काम किया है, मतलब भावनाओं को समझो। तो जब भावनाओं को समझते तो क्या होते हैं, लेकिन अब पेपर में तो क्या भावना ऐसा लिख के आओगे, इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रीटी, इंटेंशन पे ध्यान है, इंटेंशन, भावनाओं को क्या इंटेंशन, तब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। फिर वर्ड्स के लिटरल एक एक शब्द याद रखो ना, हर पॉइंट को याद रखिए, एक इंग्लिश वाला वर्ड याद रखना, वर्ड याद रखना पड़ेगा। इधर क्या है, वर्ड्स का प्लेन नेचुरल लिटरल मीनिंग, वर्ड्स के डांस वर्ड का मतलब क्या होता था, प्लेन नेचुरल लिटरल मीनिंग, लिटरली ले लिया उसको। और ये क्या था, इंटेंशन समझो, इंटेंशन भावनाओं को समझो। फिर पर्पस, पी फॉर पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन, मीन्स इधर है ना कोर्ट लोग क्या करते हैं, ना शब्द देखते ना इंटेंशन। ट्रीटी क्यों बनाया था बताओ, जैसा सुनो, इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी को लेके, सुन लड़की क्या बात हो रही थी, आज इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी को लेके झगड़ा चल रहा है। और तुम लोग एक बात बताओ, इंडिया मॉरिशस ट्रीटी क्यों बनाई थी ना, डबल टैक्सेशन तो बहाना था, बेसिकली मॉरिशस से रिलेशन इंप्रूव करना था, बोलने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना। लोग बात सोचते कि हमारे डबल टैक्स की चिंता है देश को, लेकिन देशों को क्या था, अपने बीच में रिश्ता बढ़ाना था। तो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी बनाने का सुनो,
मैं क्या पीछे उठी हुई थी। वो जो जाओ पीछे, कल पीछे, कल क्या पीछे। मस्त, कल अच्छा क्या था, टेक्निक अच्छा था इसका। पीछे आ जाओ, कम ऑन। और मैं चाहता हूँ ना एक शब्द भी मिस हो किसी का। माइक चल रहा है, कोई देखो ना, मैं हिलूंगा तो। माइक चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, गया काम से। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। रिकॉर्डिंग ऑन होगा। आप ही रिपीट पर करो। हमारा आवाज कर रहे हो। कोई नहीं, तो इतना तो नॉर्मल लॉस। इससे तुम लोग कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो तुम लोग, थोड़ा कम बोलो। आवाज आएगा। अरे तुम लोग कम बोलो। तो क्या बात हो रही थी अपने? माइक इंडिया मॉरिशस के बीच ट्रीटी बनी थी ना रियल लाइफ में, तब इंडिया मॉरिशस दोनों का इरादा क्या था? क्या दोनों कंट्री के बीच रिलेशन इंप्रूव होना चाहिए, इकोनॉमी ट्रेड वगैरह होना चाहिए, वो पर्पस से डट्टा बना था। क्योंकि सी डट्टा जब बनता है ना, तो दो देश मिलके साथ में मिलके उठना बैठना होगा, बातचीत होगी, तो रिलेशन इंप्रूव होते हैं ना। तो डट्टा तो बहाना है, रिलेशन इंप्रूव करना है। तो सी अब इंडिया मॉरिशस की डट्टा में कोई झगड़ा होता है ना, तो कोर्ट लोग क्या करते हैं उनमें, उनके शब्दों अब्दों को नहीं देखते। मिस असेसी को है ना जजमेंट देते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है असेसी के फेवर में जजमेंट देते थे, क्योंकि अपना मेन पर्पस क्या था, रिलेशन इंप्रूव करना है। आज अगर कोई ऐसा जजमेंट दे दे कोर्ट जिससे इंडिया मॉरिशस के बीच में ऐसा हो जाए, तो ऐसा जजमेंट क्यों दे रहे? पर्पस ही डिफीट हो रहा है। अरे मतलब कोर्ट लोग ये सब भी माइंड में देखते हैं कि यार हम लोग आज चलो ऐसा जजमेंट तो दे दे रहे, सी बहुत बार क्या हम लोग एकदम मैकेनिकल हो जाते हैं, नहीं ये सही है ये गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो सही गलत का फैसला करते हैं, माइंड में सोचना चाहिए यार आज हमने ऐसा जजमेंट दे दिया तो इंडिया मॉरिशस पे क्रॉस हो जाएगा, पर्पस ही डिफीट हो गया। आज इंडिया मॉरिशस ट्रीटी बनाई क्यों थी? टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, इकोनॉमिक क्लोज रिलेशन बनाने के लिए। लेकिन कोर्ट अगर ऐसा जजमेंट दे दे, ठीक है कोर्ट कोई को कई बार ना सही गलत देखते हैं ना लोग, तो यार कोर्ट लोग जजमेंट है ये सही है गलत है, बस बाद में किसी की भावना को ढेस पोतर देखते नहीं है ना। तो अगर इतना इन लोग रिजिड हो जाएंगे विच विल डिफीट द पर्पस ऑफ इंडिया मॉरिशस ट्रीटी, देन इट विल बी रॉन्ग ना। इससे कोर्ट लोग को करते ही नहीं है। कोर्ट लोग जजमेंट देते टाइम पर्पस भी माइंड में रखते हैं, और जब पर्पस को माइंड में रखते हैं ना, अरे पर्पस ऑफ व्हाट, पर्पस ऑफ एंट्री इनटू ट्रीटी। जब पर्पस को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाता है ना कोर्ट, उसको बोलते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। इसको ये भी बोलते हैं टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। दिखने में ऐसा दिखता, देखो टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब टेलियोलॉजी इज समथिंग रिलेटेड टू द पर्पस। अरे एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह आ जाएगा, इलेक्टिव में तो भर भर के इसमें एमसीक्यू डालते हैं, तो अभी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न विल बी मोर और लेस सेम इन द टीटी पेपर आल्सो। तो टेलियोलॉजिकल वर्ड भी किसी को पता नहीं, सोचते रहेगा क्या पूछ लिया है, ये पर्पोसिव का दूसरा नाम है खाली। तो टेल मी तीन चीज का बताओ, इधर क्या देखते हो, वर्ड्स का जो प्लेन मीनिंग है, लिटरल इंटरप्रिटेशन। मतलब वो वर्ड को मत देखो, भावनाओं को समझो, इंटेंशन। फिर इधर ना वर्ड्स ना इंटेंशन, पूरी ट्रीटी का पर्पस क्या है, वो पर्पसिव हो गया वो, है ना। तो उसमें इंडिया मॉरिशस का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, स्टडी मटेरियल में ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी एक मिसाल है टू शो के कभी कभी दो कंट्री अपने रिश्तों को इंप्रूव करने के लिए भी ट्रीटी बनाती है। तो वो तो सुनो, इधर मेन क्या था, अगर कोर्ट ऐसा आड़ा टेढ़ा जजमेंट दे देवे जिससे इंडिया मॉरिशस के बीच झगड़े हो जाए, तो पर्पस डिफीट हो गया ना। इससे पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। फिर ई स्टैंड्स फॉर, सुनो, ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवनेस। मतलब जजमेंट ऐसा होना कि इट शुड रेंडर द ट्रीटी एज इफेक्टिव। मींस कल को कोर्ट जजमेंट देके चली गई, मींस इमेजिन हार्दिक एक दुखी आदमी था, ही वाज दुखी विद डट्टा। अरे मतलब डट्टा से कुछ उसको पीड़ा हो रही है, मींस इंडिया सिंगापुर के बीच में जो ट्रीटी है उस कारण से उसको कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो डिस्प्यूट के लिए मेरे पास आया, लेकिन मैंने जजमेंट ऐसा दिया ना, उसके बाद पता है हार्दिक का रिएक्शन क्या था, यार क्या जजमेंट दिया। फिर बाद में इंडिया सिंगापुर का डट्टा बनाया क्यों, डट्टा बनाने का पर्पस ही क्या था। मतलब ऐसा जजमेंट मत दो जिससे डट्टा इज रेंडर्ड इनइफेक्टिव। मींस पब्लिक भी बोलना चाहिए, वाह मानना पड़ेगा जजमेंट दिया है, मींस आज ट्रीटी है इसलिए इतना फायदा हो रहा है मेरे को। मींस कल को पब्लिक ही ऐसा बोले कि आप ट्रीटी क्यों बनाए, तो हम लोग सोचे हमारी देखभाल करने के लिए ट्रीटी बना रहे, लेकिन आपके जजमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा है फिर ट्रीटी बनाने का पर्पस ही नहीं था ना।
यू आर रेंडरिंग द ट्रीटी इनइफेक्टिव। अरे मतलब ई फॉर इफेक्टिवनेस रखना चाहिए। कल को पब्लिक ऐसा ना बोले कोर्ट को कि आपने जजमेंट दे दिया, ठीक है, वी रिस्पेक्ट यू, लेकिन बाद में हमारी कंट्रीज की जो ट्रीटी है वो तो इनइफेक्टिव लग रही है। इफेक्टिव कब लगे? जब पब्लिक को भी डबल टैक्सेशन की रिलीफ मिले। मतलब सोचो ना, ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ रिलीफ ही नहीं दे रहे थे वो लोग, कोर्ट के जजमेंट से ना एसएससी को रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, तो एसएससी भी क्या बोले, तो फिर क्यों बाद में क्यों डबल टैक्स एग्रीमेंट ही क्यों बनाया? मतलब ही क्या था एग्रीमेंट बनाने का आपका? इट इज इनइफेक्टिव। तो द कोर्ट्स जजमेंट शुड नॉट रेंडर द ट्रीटी इनइफेक्टिव। इसको बोलते प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। अरे ये सब डूज एंड डोंट्स कोर्ट्स के लिए। आज मैं कोर्ट हूं तो मुझे ध्यान देना चाहिए जजमेंट देते टाइम कि जजमेंट ऐसा हो कि पब्लिक ये ना बोले कि डट्टा क्यों बनाया था, फिर डट्टा इज इनइफेक्टिव, इट इज डिफेक्टिव, इट शुड लुक इफेक्टिव। ये था। फिर कॉन्टेम्पोरानियो एक्सपोजिशियो, भारी वर्ड है, कॉन्टेम्पोरानियो कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोजिशियो। अरे ये भी प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन का। ये क्या बोलता है, जैसे सुनो, ट्रीटी जब बनी थी उन दिनों के माहौल को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट देना है। जैसे मान लो इंडिया मॉरिशस का ट्रीटी बना था 1999 में, एग्जाम्पल है, याद मत कर लेना, नहीं तो नींद के नशे में लगे ये सारे बोल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मॉरिशस ट्रीटी वाज एंटर्ड इन 1999। तो 1999 को समय हो गया ना, अभी तो 2022 में आ गए। अरे वो दिन जब मैं ताजा सीए बना था, तो उन दिनों में ट्रीटी बनी। तो सुनो, अब है ना, कोर्ट लोगों को जजमेंट देते टाइम क्या सोचना चाहिए, यार ये ट्रीटी जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, ट्रीटी बनी कब थी? 1999 में। तो 1999 के माहौल कैसे थे, वो टाइम क्या कस्टम था, वो टाइम कैसा वातावरण था, उसको माइंड में रखते हुए जजमेंट देना चाहिए। क्योंकि ट्रीटी की वर्डिंग्स भी उन दिनों के माहौल को माइंड में रखते हुए ड्राफ्ट हुई थी ना। अरे ट्रीटी का एग्रीमेंट है, उसको ड्राफ्ट, जैसे आज मैं कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहा हूं, तो आज जैसा माहौल है वो हिसाब से मेरी लैंग्वेज होगी ना। जैसे आज की तरह में कंप्यूटर, ई कॉमर्स वगैरह ऐसा है, तो वो हिसाब से लैंग्वेज ड्राफ्ट होगी। शायद 10 साल के ट्रेंड अलग होगा कुछ। इससे एक तरीका होता है जिसमें अपने जब ट्रीटी बनी थी उन दिनों में क्या माहौल थे, उस वक्त कैसा सिचुएशन था, उसको माइंड में रखते हुए अगर जजमेंट दूं ना, तो मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, कॉन्टेम्पोरानियो एक्सपोजिशियो, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो किया। मतलब फिर बाद में, मतलब ये भी इंटेलेक्चुअल चीज होती है। मतलब ठीक है यार, आज हमारे समय ट्रीटी का झगड़ा भले आज हो रहा है, लेकिन ट्रीटी बनी तो उन दिनों में थी ना, तो उन दिनों की बात कुछ अलग थी यार, वो चीज सोच के लॉ बना था। अब उसको थोड़ी लेके बैठना चाहिए, वो टाइम माहौल अलग था, वो बोलते ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पोरानियो एक्सपोजिशियो। मीन्स कीपिंग इन माइंड द टाइम व्हेन ट्रीटी वाज मेड, उस वक्त का सर्कल, उस वक्त के माहौल को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट देना। फिर लिबरल इंटरप्रिटेशन से यार, डट्टा बेसिकली पब्लिक के फायदे के लिए कि उनकी वाट लगाने के लिए? फायदे के लिए ना। तो एक रूल है कि कभी भी डट्टा से डिस्प्यूट आता है ना, जजमेंट देते हैं कोर्ट को लीनियंट रहना चाहिए, एकदम खड़ूस नहीं बनना चाहिए, कि डट्टा इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड समथिंग विच इज बेनिफिट फॉर द पीपल, तो थोड़ा लिबरल हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं लिबरल इंटरप्रिटेशन। मतलब कोर्ट लोग को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। हो गए लिबरल। डब्ल्यू एज अ होल मींस इन कोर्ट का जजमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि उसको डट्टा को एज अ होल देखना चाहिए। जैसे इमेजिन, इधर देखो 100 पेज का डट्टा है, देखो ना 100 पेज का डट्टा है, लेकिन आजू बाजू के पेज गए भाड़ में। पेज नंबर 19 में ऐसा लिखा है ना, खत्म। पेज 19 में ऐसा लिखा है ना, तो हमारा जजमेंट तो ऐसा ही है। अरे यार पेज 19 को क्यों देख रहा है? 100 पेज का डट्टा है, पूरे 100 पेज की भावना को समझना, तो एक पेज लेके बैठ गया। मतलब सम पेज और सम सेंटेंस और सम टेक्स्ट शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन, यू हैव टू सी द ट्रीटी एज अ होल, इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते इसको। तो ये डब्ल्यू था होल। अरे ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कोर्ट लोगों को सिखा रहे, कोर्ट जजमेंट देते हैं ऐसा करे, अपने को आता तो है नहीं, अपने कोर्ट लोगों को सिखा रहे।
कोर्ट तेरे को जजमेंट देने में ना एक दो पेज लेके नहीं बैठ जाने का, 100 पेज का डट्टा है तो पूरा 100 पेज देख एज अ होल। फिर ये देखो लास्ट खत्म हो रहा है, कंसिस्टेंसी। जैसी कोर्ट लोग ऐसा बोल रहे, एक वर्ड का मीनिंग इधर कुछ और बोल रहे, आगे वाले पन्नों में इसका मीनिंग बदल गया। अरे जजमेंट ऐसा दो ना कि वो कंसिस्टेंट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंट वर्ड कोई सेंटेंस में आया, कम ऑन हिम्मत रहो, कम ऑन। रेसिडेंट वर्ड 100 पेज का डट्टा है, 100 पेज का डट्टा है, सुनो, और उसमें रेसिडेंट वर्ड है ना 500 बार आया है। कुछ भी एग्जांपल ले रहा हो यार, 100 पेज के डट्टे में रेसिडेंट वर्ड 500 बार आ रहा है। तो पहली बार जब रेसिडेंट वर्ड आया ना, कोर्ट बोली देख रेसिडेंट का मतलब तो ये होता है ना, तो वो हिसाब से जजमेंट आना चाहिए ना। बट अगली बार जब वो वर्ड आया ना तो उन लोग अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। ये क्या है? देयर इज नो कंसिस्टेंसी। पिछली बार जब रेसिडेंट वर्ड आया था तो आप उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, अब वही वर्ड रेसिडेंट वापस आया तो आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो रहा है, तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंटरप्रिटेशन ऐसा करो कि अगर एक चीज या शब्द का कोई मतलब निकल रहा है तो इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ट्रीटी। बराबर है। आज सोचा आज मैं तुमको एक चीज पढ़ा दूं, 4 लेक्चर के बाद मैं तुमको कुछ अलग ही चीज पढ़ा रहा हूं, बोले सर तो खुद ही अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। तो स्टैंड चेंज कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना यार। तो सीधा तुमने ऐसे हाँ में मत मिला पहले बता दो। अरे बहुत हाईफाई लॉ वाली थियरी है, ऑस्पेक लॉसी, ऑस्पेक लॉसी। होप और हिम्मत दे दो, कोई देख भी इसी तुम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना प्रेजेंट है। खाली वर्ड अंदर का बताओ। ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में शब्द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सब्जेक्टिव मतलब शब्दों में मत जा, भावनाओं को समझ। पर्पस एग्जाम्पल इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का याद रखने का, क्या जजमेंट ऐसा दो कि इंडिया मॉरिशस झगड़े ना हो जाए यार। अपना पर्पस था दोस्तियां रिश्ते सुधारना, इधर जो जजमेंट ऐसा झगड़े हो रहे, इधर पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। फिर इट शुड नॉट रेंडर द ट्रीटी इनइफेक्टिव। ट्रीटी डिफेक्टिव लगे लोगों को, लोग बाग गालियां दे, ये क्या ट्रीटी बनाया, ट्रीटी बनाया क्यों था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड रेंडर द ट्रीटी आल्सो इफेक्टिव। लोग भी बोलने चाहिए क्या ट्रीटी बनाते हैं इंडिया में, क्या दिमाग वाले लोग हैं, ट्रीटी बनाया तो ट्रीटी इज इफेक्टिव फॉर अस। इफेक्टिव फील होना चाहिए, फॉर इफेक्टिव। फिर कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन, ये क्या बोलता है? अरे आज ट्रीटी का झगड़ा 2022 में हो रहा है, लेकिन ट्रीटी बनी तो 1999 में थी ना। तो उन दिनों में जब लैंग्वेज ड्राफ्ट हुआ था तो उन दिनों के माहौल के हिसाब से हुआ था, तो उन दिनों के माहौल को हम इग्नोर कैसे कर सकते? उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट देना इस कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन। फिर लिबरल ट्रीटी लोगों के फायदे के लिए, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट मत हो जाओ। कोर्ट लोग है आप पे ना बहुत बार खड़ूस हो जाते हो, कोर्ट लोग आप लोग बहुत बार खड़ूस हो जाते हो। थोड़ा लिबरल रहो, थोड़ा लीनियंट रहो। ट्रीटी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। डब्ल्यू क्या था? एज अ होल। 100 पेज का डट्टा है एंड बाद में तू एक ही पेज लेके बैठा, अरे एक पेज ही थोड़ी है यार, एक पेज को लेके बैठा इन आइसोलेशन। तो ऐसा आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, एज अ होल देखने का। फिर कंसिस्टेंसी रखो, एक बार एक शब्द का मीनिंग ये बोलते हो, फिर वही वर्ड वापस आए तो अलग मीनिंग बोलते हो, ये क्या है? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो सुनो, अगर कोई कोर्ट है तो ये सब चीज को माइंड में रखता है ना, मतलब जोरदार जजमेंट दे रहा हो। एक्चुअली सी कितने लोग को ये भी डाउट आता है कि सर फिर कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? अरे ये सब वेरियस चीज है, कभी ये चीज का कभी ये तो कभी ये, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द circumstances we have to follow, but these are the various siddhant which courts follow while giving judgment, and इसको बोलते हैं principles of interpretation। एग्जाम में क्वेश्चन है तो लिखना पड़ता है। कम ऑन प्लीज, सुना क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नहीं कॉन्सेंट्रेशन उसका पूरा, चुप बैठा मतलब कॉन्सेंट्रेशन पूरा। ऑस्पेक लॉसी। फिर एक्सट्रिंसिक एड्स, मतलब एक्सटर्नल एड्स। अब ना कोर्ट लोग को बहुत बार ये देखो, ये एक से देखो, ये डट्टा है, ये मान लो इंडिया सिंगापुर का कोई डट्टा है, ओके। अब इसको ही देख देख के मैं जजमेंट दूं ना, इसी को देख देख के, तो इंटरनल एड्स बोलते हैं। मतलब अब है ना, इसको साइड में रख के मैं बाहर की चीजों की मदद लूंगा ना, जजमेंट देते रहे। मैं कोर्ट हूँ, पूरे थियरी में मैं कोर्ट हूँ। तो कोर्ट अगर ट्रीटी को साइड में रख के दूसरी चीजों को देख देख के जजमेंट देती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एड्स।
एज मतलब सहारा ले उसका, हेल्प ले रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नली होता है। तो अब अपने को क्या पढ़ना है, ऐसे कौन सी एक्सटर्नल चीजें कोर्ट देखते हैं। ट्रीटी को तो देखना ही पड़ता है, ट्रीटी का झगड़ा है, ट्रीटी तो देखना ही पड़ता है, और ट्रीटी देखने का भी स्टाइल सीख लिया हमने, ऑस्पेक्लोसी। लेकिन ट्रीटी के बाहर और कौन सी चीजों को देखा जाता है, पूछो कौन सी चीजों को, पूछ। कौन सी चीजों तो पूछा है तो बता दो। बैकअप एमसी, बैकअप एमसी। बैकअप एमसी, अरे दीज आर द एक्सटर्नल थिंग्स विच कोर्ट हैज टू सी। देखो सिंपल है, पैरेलल टैक्स ट्रीटीज, पी फॉर पैरेलल टैक्स ट्रीटीज। जैसे सी, ये इंडिया सिंगापुर का ट्रीटी है। अब इंडिया सिंगापुर का ट्रीटी और इंडिया मॉरिशस का ट्रीटी इज ऑन सेम लाइंस, सेम थिंकिंग से हमने बनाया था। जैसे इंडिया मॉरिशस में थिंकिंग क्या था, रिलेशन वगैरह इंप्रूव करना, वही मेंटालिटी से हमने इंडिया सिंगापुर ट्रीटी पे बनाया हुआ है। अरे तो अगर इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का झगड़ा हो रहा है ना, तो अपने कई बार पैरेलल इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी को देखते हैं। अरे होता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल सुनो, तुम लोग है ना एक ऑडिट का बुक पढ़ रहे हो, ऑडिट का नोट्स पढ़ रहे हो, और ऑडिट की है ना, तुम लोग ने कोई ऑथर की बुक देखी, उसमें ना कुछ चीज बराबर दिख नहीं रही है, तो तुम लोग वही चीज को स्टडी मटेरियल में देखोगे, हाँ यार इधर क्लियर दिया हुआ है, पैरेलल चीज है ना वो। ऑडिट स्टडी मटेरियल भी ऑडिट का ही है, ऑथर का जो बुक है वो भी ऑडिट का ही है। लेकिन क्या हो सकता है ऑथर ने कोई सेंटेंस को ज्यादा डिटेल में नहीं दिया होगा, और वो स्टूडेंट अटक गया, अभी इसका क्या मतलब निकले, मेरे को समझ ही नहीं रहा है। तो समझने के लिए हम लोग करते ही है ना, क्या करते हैं, लेट्स सी यही चीज स्टडी मटेरियल में कैसा दिया है, तू उधर 4 एग्जाम्पल दे दिया है, तो उधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो कोर्ट लोग को भी ऐसा करना पड़ता है। अब एक डट्टा के अंदर क्या इतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो क्लैरिटी नहीं है तो दे आर नॉट एबल टू गिव जजमेंट। जैसे स्टूडेंट क्या समझ नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पैरेलल चीज देखते हैं। तो कोर्ट लोग भी पैरेलल ट्रीटी देखते हैं, तो हो सकता है शायद वो मिलती जुलती दूसरी ट्रीटी में ज्यादा एलाबोरेटिव प्रोविजन होगा, तो उन लोगों के लिए जजमेंट देना आसान होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल चीज में इन लोग पैरेलल, पैरेलल मतलब मिलती जुलती। जैसे इंडिया सिंगापुर से मिलता जुलता इंडिया मॉरिशस है, वी कैन नॉट से इंडिया जर्मनी वाला ट्रीटी। तो ऐसा पैरेलल ट्रीटी को देखना चाहिए। ऑब्वियसली ऑडिट का डाउट है तो ऑडिट का ही बुक देखो, लॉ का बुक खोल के तो नहीं देखोगे यार, लॉ में भी शायद वो टॉपिक होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क हो जाता ना वो। तो पैरेलल टैक्स ट्रीटीज। फिर ए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल आर्टिकल्स। ये सुनो, मैं कोर्ट हूं, मैं ये ट्रीटी है मेरे हाथ में, कोई डटा है, अब किसी का झगड़ा, मेरे को दिमाग में टेंशन हो रहा है कि मैं जजमेंट कैसे लूं, मेरा खुद का बुद्धि नहीं चल रहा है। कोर्ट हूं तो क्या है, ये लोग भी इंसान है ना यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सर हूँ, सर भी तो इंसान है ना, अभी कोई चीज में सर भी इतना कॉम्प्लिकेट चीज है। तो वैसे कोर्ट लोग भी बहुत बार क्या इसका क्या देखो समझ ही नहीं रहे, तो उन लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स होते हैं, एसेज होते हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने ना ऐसे लिखा होता है, आर्टिकल्स लिखा होता है, तो वो पढ़ के उसकी हेल्प लेते हैं। ओ इसका मतलब ये है क्या, हाँ तो इसका जजमेंट ये है। ये सोचो सर ने ना, स्टूडेंट ने डाउट लाया तो उसको आंसर नहीं दे पा रहा है, तो बड़े बड़े कोई महारथी ग्रंथ को देख के हाँ इसका मतलब ये, फिर जजमेंट दिया। तो कोर्ट लोग को भी करना पड़ता है बहुत बार। मतलब कोर्ट की पोजीशन क्या थी, दे आर नॉट एबल टू गिव जजमेंट फ्रॉम द ट्रीटी। अरे उसमें से जजमेंट दे पा तो इंटरनल सारा मिल गया ना, इंटरनल, लेकिन उससे जजमेंट नहीं दे पा रहे, कोर्ट खुद कंफ्यूज्ड है। तो इन लोग बड़े बड़े ऐसे आर्टिकल्स लिखे होते हैं। अरे आर्टिकल्स मतलब जैसे सुनो, डाटा में ना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का लिमिटेड डेफिनेशन है, अब उसको इतना एलैबोरेट करे खींच खींच के ना, कितने लोगों ने ऐसे भी लिखा होता है। ये तुम लोग को भी कल को ना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इतना ज्यादा शौक चढ़ जाए ना, तो उसके बाद तुम लोग खुद एक बड़ा आर्टिकल लिख सकते हो ना। तो आर्टिकल की खासियत क्या होती है, बहुत ज्यादा एलैबोरेटिव होता है। तो वो एलैबोरेटिव आर्टिकल से क्या जजमेंट देना आसान हो जाता है। इसको बोलते हैं आर्टिकल्स, एसेज, उसका सहारा लेते कोर्ट लोग, तो उसको बोलते हैं वो भी एक्सटर्नल सहारा है। फिर सी, अरे सी स्टैंड्स फॉर कैइएस। कैइएस मतलब ये तो ऐसा प्रोनाउंस होता है, कैइएस। अरे कैइएस मतलब बुक। अरे फ्रेंच में, फ्रेंच नहीं लिया तुम लोग ने, फ्रेंच लिया था तो सिंगुलर प्लूरल वाली बात है रे। हाँ तो वही, तो फ्रेंच लिया था, फ्रेंच में बुक को क्या बोलते हैं, कैइएस। कैइएस मतलब बुक होता है। तो सुनो, नेदरलैंड्स की एक एसोसिएशन है, नेदरलैंड्स की एक एसोसिएशन है, उन लोग क्या है,
हर महीने, हर हफ्ते, हर थोड़े थोड़े टाइम में ना बुक्स इश्यू करते हैं। जैसे मैगजीन वगैरह होती है ना, वैसे मैगजीन इश्यू होते हैं, जर्नल्स टाइप। उसमें ना सब डबल टैक्सेशन से रिलेटेड अलग अलग बातें होती है। अच्छा ना, कभी आर्टिकल 11 के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ये स्टूडेंट को कैसे जर्नल्स देते हैं, कोई एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है ना, नहीं देख रहे लोग, इग्नोर कर रहे हैं, ये डट्टा वगैरह साइड में रख रहा हूँ। तो बहुत बार क्या होता है, कोर्ट लोग को डट्टा देख के तो जजमेंट देने नहीं आ रहा है। तो नेदरलैंड्स की जो एसोसिएशन है ना, उन लोगों ने जो केस, इन लोग केस बोलते सबने बोलना पड़ रहा है, अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले, जर्नल, मैगजीन, बुक्स वगैरह वो लोग इश्यू करते हैं। और वो हेल्पफुल क्यों होती है, पूरा रिसर्च करके लिखा होता है ना। जैसे इधर आर्टिकल 4 4 पेज में खत्म हो गया, उधर 40 पन्ने भर के। अरे मतलब एक जैसा ही है। जैसे आर्टिकल से एसेज होता है, ये तो किसी आदमी ने लिखा होता है, ये कोई नेदरलैंड्स की एसोसिएशन बुक्स निकालती है। जैसे अपना ICAI जर्नल्स निकालता है ना, वैसा कोई नेदरलैंड्स का एसोसिएशन, वो लोग भी कोई जर्नल्स इशू करते हैं। और वो जर्नल्स डबल टैक्सेशन के मैटर से रिलेटेड ही है, तो वो भी एक सहारा लेने में आता है बहुत बार। अरे क्या था, पैरेलल टैक्स ट्रीटीज। मैं आगे बढ़ा, पीछे का याद नहीं तो मतलब ही नहीं है ना यार। पैरेलल टैक्स ट्रीटीज, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिकल्स एंड एसेज, केस इशूड बाय द एसोसिएशन नेदरलैंड्स, है ना। फिर नेक्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स को भी देखते हैं। सी हर डट्टा होता है, देखो डट्टा क्या ना, लास्ट में एक प्रोटोकॉल अनेक्स्ट होता है। इधर देखना पड़ेगा, देखे भी कैसे समझेगा। ये डट्टा है तो डट्टा के पीछे इन लोग कुछ प्रोटोकॉल्स रखते हैं। प्रोटोकॉल मतलब क्या है, समथिंग गोज विदाउट सेइंग। मतलब कोई चीज के लिए इन लोग को बोलते हैं, बोलने की इधर अंडरस्टूड है, ये तो अपना प्रोटोकॉल है। जैसे मेरा प्रोटोकॉल क्या है, और लेक्चर पूछना ही है ना। अरे पूछता हूँ मेरा प्रोटोकॉल है कि नहीं, तो अभी 4-5 लेक्चर लगातार मैं पूछते और रिवाइज करके नहीं बोला, बट फिर भी अंडरस्टूड है ना यार। कोई स्टूडेंट ऐसा बोल, सर आपने तो ये टाइम रिवाइज करने बोला ही नहीं था। अरे नहीं बोला था यार, मेरा प्रोटोकॉल है, हर लेक्चर बच्चे को पूछना है, मतलब पूछना ही है, मेरा प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल मतलब इट इज सर्टन थिंग्स विच आर अंडरस्टूड, गोज विदाउट सेइंग। तो वैसे कुछ चीजों के ना डट्टास में प्रोटोकॉल बना के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब उसका भी सहारा लेते बहुत बार, क्योंकि सी हम लोग बहुत बार चेक करते इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, लेकिन समथिंग लिखने का जरूरत नहीं है, समथिंग गोज विदाउट सेइंग। तो वैसी चीजें प्रोटोकॉल में होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, इंडिया का जितनी भी OECD कंट्रीज है ना, OECD मतलब यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, उन लोग के बीच में प्रोटोकॉल है कि अगर फ्रांस वालों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ना इंडिया ने, तो जर्मनी वालों को भी देना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल है हमारा। जैसे सी नहीं, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो देशवासियों के बीच में होता है। सी जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस वालों को हमने बोला है, ये फ्रेंच बंदे सुन, तू इंडिया से अगर इंटरेस्ट कमाएगा ना, सीन इमेजिन कर, कोई समझेगा वो फ्रांस है, फ्रांस वाला इंडिया से अगर इंटरेस्ट कमाया तो, अरे इंटरेस्ट इनकम है ना, तो इंडिया बिकम्स द सोर्स कंट्री। तो उसका रूल क्या होता है इंटरेस्ट इनकम का, लोन यूज्ड इन इंडिया, तो हम टैक्स करेंगे ना, लेकिन एट व्हाट रेट। अरे फ्रांस वाले बंदे ने भारत से ब्याज कमाया है, तो वो ब्याज के ऊपर डाटा में क्या लिखा होता है, अग्रीड परसेंटेज। नहीं, वो IDF होगा तो 5%, वो तो 115A में लिखा है, लेकिन 115A जैसी रेट्स इधर भी दी होती है ना डाटास में। नहीं, भले फ्रांस से, लेकिन सामने इंडिया है ना, तो इंडिया हमेशा UN मॉडल ही फॉलो करती है। हाँ तो मेन एक बार तुम 150 नहीं वो मत लाना, है ना। वो तो मैंने कल बात किया ना, कभी भी 115A और डाटा के रेट्स पे क्लैश होता है तो विच एवर इज बेनिफिशियल। तो अगर 115A को साइड में रखो। सुनो मैं बोल क्या रहा था, फ्रांस वाला बंदा भारत से ब्याज कमा रहा है, तो इंडिया बीइंग अ सोर्स कंट्री हैज अ लिमिटेड राइट टू टैक्स एंड इंडिया ऑलवेज फॉलोज UN मॉडल। तो डैश परसेंटेज लिखा था ना, तो लेट्स अज्यूम फ्रांस वालों को हमने एक प्रॉमिस किया है, फ्रांस वालों आप भारत से इंटरेस्ट कमाओगे ना, तो हम खाली 6% टैक्स मारेंगे। 6% टैक्स, मतलब इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग इन इंडिया विल बी टैक्स ओनली एट 6%। ऐसा फ्रांस वालों को किया है। अब है ना, ये फ्रांस का डाटा हो गया 6%, याद है ना। अब फ्रांस के बाद में ना कोई दूसरी स्वीडन के साथ बाद में डाटा बनाया, तो
तो स्वीडन के साथ डट्टा में ना हम लोग कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा कि कितना टैक्स मारेंगे, है ना। तो अंडरस्टूड है 6%। अगर हमने कोई फेवरेबल ट्रीटमेंट फ्रांस को दिया है तो वही फेवरेबल ट्रीटमेंट स्वीडन को मिलना चाहिए, क्योंकि स्वीडन भी यूरोपियन कंट्रीज में से ही आता है, वो ओईसीडी कंट्रीज है। और इंडिया वालों ने एक्चुअली ये प्रोटोकॉल रखा है, जितनी भी ओईसीडी कंट्रीज है ना, मतलब वो यूरोप का पूरा पैच, उस सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि यूरोप इतना बड़ा है, उसके अंदर छोटी छोटी कंट्री है, लेकिन हमारे लिए यूरोप एक ही है। तो हम यूरोपियन कंट्रीज में आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। तो अगर किसी फ्रांस वासी को हमने ये बेनिफिट दिया क्या कि इंडिया आपको इंटरेस्ट इनकम में खाली 6% टैक्स मारेंगे। सुना क्या, इंडिया आपको इंटरेस्ट इनकम में खाली 6% टैक्स मारेगी, तो बाद में कल को स्वीडन के साथ हुआ ना तो वो भी बोले हमको भी 6% होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया का प्रोटोकॉल है। और वो प्रोटोकॉल है ना, ट्रीटी के पीछे चिटका के रखते हैं लोग कि ऑल ओवर डट्टास विद ओईसीडी कंट्रीज विल गेट द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड मतलब वो अपने लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है, पूरा यूरोप अपने लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है। तो अगर कोई फेवर हमने फ्रांस को किया है तो स्वीडन को भी वो फेवर मिलना चाहिए। तो अगर स्वीडन की ट्रीटी मान लो कोई रीजन से साइलेंट है तो कोर्ट जजमेंट कैसे देगा? अरे 6% एक जस्ट एग्जांपल है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज कोर्ट को टेंशन क्या हो रहा है, स्वीडन इंडिया की ट्रीटी साइलेंट है, तो वो बाकी देख लेगा। तो अभी जजमेंट कैसे देवे? तो वो लोग क्या करेंगे, स्वीडन ओईसीडी कंट्रीज ही है ना, यूरोपियन कंट्रीज ही है ना, तो कोर्ट लोग क्या करते हैं, इंडिया फ्रांस का ट्रीटी में प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स देखते हैं। तो प्रोटोकॉल में क्या लिखा है कि हम लोग जो बेनिफिट फ्रांस वगैरह जर्मनी को दे रहे हैं तो वैसे दूसरी कंट्रीज को भी देंगे। तो स्वीडन का ट्रीटी साइलेंट भी है ना, जजमेंट दे दिया, अंडरस्टूड है ना, उधर 6% तो इधर भी 6% होगा ही ना। अरे मैं 6% खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी पॉइंट हो सकता है। किसी भी प्रोविजन को लेके अगर फ्रांस वालों को पर्टिकुलर फेवर मिला है ना, तो वो फेवर इट गोज विदाउट सेइंग कि दूसरी ओईसीडी कंट्रीज को भी मिलेगा। तो ये इंडिया का प्रोटोकॉल देख के मान पड़ा। आज अगर इंडिया, बट एक्चुअली इंडिया का ऐसा प्रोटोकॉल है, तो कोर्ट लोग तो वो प्रोटोकॉल देख के भी जजमेंट दे देते कि अगर इंडिया जर्मनी की ट्रीटी साइलेंट भी है ना, तो इंडिया का तो प्रोटोकॉल है ही ना कि जो फेवर फ्रांस को करते हैं तो जर्मनी को भी फेवर देना ही चाहिए, तो प्रोटोकॉल है। अरे तो प्रोटोकॉल भी बहुत हेल्प करता है, इट हेल्प्स कोर्ट टू गिव द जजमेंट। हेल्प किया ना, कोई ट्रीटी साइलेंट भी है तो हम लोग कैसे जजमेंट दे पाए, कंसिडरिंग द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। तो प्रोटोकॉल था, हिम्मत रो खत्म हो रहा है बस प्रोटोकॉल। उसके बाद प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है मैं, ट्रीटी के शुरुआत में टाइटल होता है, ट्रीटी के शुरुआत में टाइटल होता है। जैसे इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी का टाइटल देखोगे ना, सुनो ना, टाइटल में क्या लिखा है, दिस ट्रीटी इज एंटर्ड टू इंप्रूव रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। ट्रीटी के शुरुआत में लिखा है, शुरुआत को कहता प्री नहीं, प्री मतलब बिफोर, मतलब बिफोर द एक्चुअल डट्टा के प्रोविजन चालू हो, शुरुआत में एक स्टेटमेंट मारा हुआ है। क्या स्टेटमेंट है, क्या इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी बनाने हमारा मकसद ये है कि ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करना है। तो प्रीएम्बल देखेंगे ना तो कोर्ट लोगों को पर्पस समझता है। एक्चुअली प्रीएम्बल भी है ना एक्सटर्नल चीज होगी। एक्चुअली देखें तो डट्टा के अंदर ही एक पेज होता है वो, लेकिन मेन आर्टिकल्स नहीं है ना वो। जहां से आर्टिकल 1, 2, 3 चालू होता है, मेन डट्टा का बॉडी चालू होता है। वो स्टार्टिंग का जो पेज है ना उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो प्रीएम्बल भी एक्सटर्नल एड हो गया। अरे मैं सिखा क्या रहा हूं, बता क्या सिखा रहा हूं, बताओ। हम ट्रीटी के बाहर से कौन सी चीजों को देखते जजमेंट देने में हेल्प लेते, तो बताओ कौन सी चीजों की हेल्प ली जाती है। पैरेलल टैक्स ट्रीटीज देखते हैं बहुत बार। अरे दीज थिंग्स हेल्प अस इन गिविंग द जजमेंट, सिंपल। पैरेलल टैक्स ट्रीटीज पे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिकल्स, एसेज वगैरह, कैईएस पब्लिश बाय इंटरनेशनल नेदरलैंड एसोसिएशन। वो नेदरलैंड की जो एसोसिएशन, वो लोग जो कैईएस इशू करते हैं उसका सहारा लेते बहुत बार। प्रोटोकॉल, जैसे इंडिया का एक प्रोटोकॉल है कि सब यूरोपियन कंट्रीज को एक जैसा ट्रीट करेंगे, तो प्रोटोकॉल का सहारा ले लेते हैं। फिर प्रीएम्बल, ट्रीटी के शुरुआत में कुछ कागज में लिखा होता है उसका सहारा लेते हैं, है ना। फिर इधर देखो ये मैप, मैप मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। सी डट्टा में कभी
केस अरे एक सिंपल, आज इंडिया में कोई हाई कोर्ट को जजमेंट देता हो तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का सहारा लेते हैं ना। अरे बहुत बार ऐसा नहीं होता है, हाई कोर्ट को जजमेंट देती है तो वो लोग क्या करती है, ऐसा सेम केस सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 साल पहले आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था, वो सोच के हम भी ऐसा जजमेंट दे रहे हैं। तो मतलब एक हाई कोर्ट दूसरे कोर्ट का जज डिसीजंस की हेल्प लेती है ना। तो वैसे डट्टा में भी कोर्ट लोग है बहुत बार ना मैप डिसीजंस का सहारा लेते हैं। मैप क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स। आज ही तो पढ़ा था डट्टा में झगड़े कैसे होते बताओ, डट्टा में झगड़ा कैसे रिजॉल्व होता बताओ। आज मैं जाने ही दूंगा इधर से पहले बता 11 2 बजने तो रात की डट्टा के झगड़े कैसे रिजॉल्व होते हैं। वो पीड़ित आदमी पहले अपने देश की कंपीटेंट अथॉरिटी को केस प्रेजेंट करता है, फिर वो अकेला डिसाइड कर ले तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरे कंट्री के कंपीटेंट अथॉरिटी में मिलजुल के करता है, वो भी नहीं होता आर्बिट्रेटर। बट उसमें कुछ फैसला निकला होता है ना, वो फैसले का भी सहारा बहुत बार कोर्ट लेती है। कोर्ट बोलती है सिंगापुर इंडिया का डट्टा में जो मैप का डिसीजन आया था ना, वो डिसीजन के बेस में हमारा डिसीजन भी ऐसा ही है। अरे मतलब इंडिया वो तो नॉर्मल होता है ना, कभी भी दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट देते हैं, मुंबई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था उसका हेल्प लेते हैं। वैसे एक कोर्ट है ना मैप डिसीजन, मैप भी एक अपील प्रोसीजर है। मैप क्या बोल रहा बताओ, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसेस, इट इज एन अपीलेट प्रोसेस जिसमें हम लोग प्रेजेंट द केस करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, आर्बिट्रेशन होता है, वो भी अपीलेट प्रोसीजर है ना। तो उसका सहारा लिया ना तो भी एक्सटर्नल सहारा है। एम पे सामने मैप, टेकिंग द हेल्प ऑफ मैप डिसीजंस। व्हाट इज मैप, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, इट इज एन अपीलेट प्रोसीजर। उसमें जो डिसीजन आया था वो बेस पे डिसीजन दे रहा हूं मैं। फिर सी कमेंट्रीज, विशेष टिप्पणियां। तुम लोग पता है ये डाटा के वर्ल्ड वाइड कितने मॉडल्स है, OECD, UN है, US मॉडल है ना। तो जैसे अरे मॉडल मतलब समझा है कि नहीं, क्या वो फॉर्मेट है ना। तो सी UN मॉडल में ना इन लोगों ने डाटा बनाया, वो एक्चुअल किसी कंट्री का डाटा नहीं है, टेम्पलेट है। जैसे सीवी का एग्जांपल दिया था ना, मेरा एक्चुअल सीवी में तो शिरीष व्यास लिखा होगा ना यार, लेकिन ऑनलाइन मुझे कोई सीवी का फॉर्मेट मिला है उसमें तो कुछ भी लिखा होगा। तो वैसे UN मॉडल जो है ना वो तो एक जनरल फॉर्मेट है। तो सुनो वो मॉडल के अंदर भी है ना कुछ विशेष टिप्पणियां होती है। मतलब मेन सेक्शन का, सेक्शन नहीं बोलते, आर्टिकल का टेक्स्ट होता है, फिर इन लोग नीचे अपने कमेंट्स देते, कमेंट्स। तो कमेंट्स से भी जजमेंट देने में हेल्प होता है। अरे जैसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का पूरा लीगल फॉर्म में आर्टिकल ड्राफ्टेड है, अरे आर्टिकल मतलब पूरा लीगल सेक्शन है वो, उसके नीचे ना कुछ विशेष टिप्पणी है कि अरे जैसे हो गया ना, जैसे मैं तुमको कोई नोट्स दे दिया, चलो मैं तुमको एक नोट्स दे दिया, मैंने वो एक्ट के हिसाब लिखवा दिया, अब तुम लोग सर नहीं समझ रहा हमको, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो लेट्स राइट एन एग्जांपल, मिस्टर एक्स ही हैड दिस इनकम, एग्जांपल देता हूँ ना, तो मेरा वो कमेंट्स ऐसा हो गया ना। तो वो चीज का भी सहारा लेते हैं कोर्ट लोग, क्योंकि बहुत बार क्या है स्टूडेंट भी जब नोट्स पढ़ता है ना तो उसको पैराग्राफ में समझा नहीं है कुछ, तो सर ने तो क्या जो एक्ट में लिखा छपवा डाला, उसका मतलब नहीं समझ रहा है, नीचे हिंदी में लिखवा देना ना, हिंदी में लिखवाता ना बहुत बार, वो एक्स्ट्रा पेंसिल से लिखवा दिया, वो हेल्प करता है ना। जैसे कोर्ट लोग को वो उसको कमेंट्रीज बोलते हैं। हाईफाई लैंग्वेज क्या बोलते हैं, जो डाटा के मेन टेक्स्ट होते हैं ना वो तो लीगल लैंग्वेज होता है, नीचे सिंपल लैंग्वेज लिखा हो तो उसको बोलते हैं कमेंट्रीज। तो कमेंट्रीज का भी सहारा लेते हैं, जो तुम लोग भी तो लेते हो ना। मेरा अगर इंग्लिश में लिखा हो समझा, हिंदी में सर ने क्या लिखा है था समझ गया चलो, तो वो कमेंट्रीज जैसी चीज होती है। तो बताओ स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या पी क्या था, पैरेलल टैक्स ट्रीटीज, फिर सबको फील करना, सब चीज फील करना। पैरेलल टैक्स ट्रीटी मतलब एक ट्रीटी दूसरी ट्रीटी को देखा, फिर आर्टिकल्स मतलब तो बड़े बड़े ऐसे लिखे हुए, विजुअलाइज करो सब, इतना बड़ा कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, इतना मस्त लिखा हुआ है, अपने को हेल्प हो गया। अपने पढ़ाई करते टाइम कोई छोटी चीज समझ नहीं रही है, कोई डिटेल किसी का क्लास का नोट्स मिल गया, कैसे खुश हो जा रहे, चला एक्सप्लेनेशन मिल गया मेरे को। आर्टिकल्स फिर कई मतलब जर्नल्स जैसी बुकलेट्स होती है, इशूड बाय नेदरलैंड का इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन, एक्चुअल नाम ऐसा है इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन ऑफ नेदरलैंड्स, इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन ऑफ नेदरलैंड, दे इशू बुकलेट्स, उसके बेसिस पे जजमेंट देती। फिर प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब देयर आर सर्टेन थिंग व्हिच गोस विदाउट सेइंग, तो अगर कोई चीज के लिए साइलेंट भी है तो इट गोस विदाउट सेइंग ना, तो प्रोटोकॉल का भी सहारा लेते हैं।
प्रीएम्बल जो डटा की शुरुआत में होता है। फिर मैप, डिसीजन ऑफ मैप, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में कोई झगड़ा हुआ होगा तो उसका क्या फैसला आया था, वो फैसले को देख के हम हमारा फैसला सुना रहे, वो भी एक्सटर्नल एड्स हो गया। फिर कमेंट्री, मतलब यूएन OECD मॉडल, यूएन मॉडल के जो डाटा होते हैं ना, उसमें पहले तो लीगल लैंग्वेज में सब दिया है, फिर नीचे इन लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में भी दिया है, और जो सिंपल लैंग्वेज में दिया उसको बोलते हैं कमेंट्रीज, उसके बेसिस पे जजमेंट देना। तो दीज आर दी एक्सटर्नल एड्स यूज्ड बाय द कोर्ट टू डिलीवर दी जजमेंट। एक्चुअली ये इंटरनल एड्स कैसा हो गया, इधर हमने ट्रीटी के शब्दों को घुस घुस के समझने का ट्राई किया ना, तो ट्रीटी के अंदर ही झाक झाक के जजमेंट देने का ट्राई कर रहे हैं ऑस्पेगलॉसी के द्वारा, तो वो इंटरनल एड्स जैसा हो गया। और ये तो ट्रीटी के बाहर झांकना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एड्स। ये दोनों थ्योरी भयंकर इंपॉर्टेंट है, पूरा पैच ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। ये क्या पढ़ाने के लिए फ्लो में जाना पड़ता है, लेकिन मेन पैच ये और ये वाला इंपॉर्टेंट था। ये क्या था, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। ये देखो क्या है, लंबी सांस ले लो, खत्म है, फिर चला जाऊंगा यार। पुश करके रखना पड़ता है ना, ऐसे इंसेंट बस अभी 2 ही दिन ना, BCLT सुनो, देखो इधर, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। वियना एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वियना जाना इधर घूमने आते हैं अपना, आओ तुम वियना नहीं कर, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज बहुत फेमस चीज है वर्ल्ड वाइड। तुम लोग फर्स्ट टाइम सुने होंगे, अपने वियना तो क्या ऑस्ट्रेलिया में छोटी, इसको भी इतना भाई क्यों किया है बॉस, उन लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी डाटा से उनको इंटरप्रेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, इन लोग ने इनिशिएटिव लिया है। मतलब इन लोग ने ना बकायदा कुछ सिस्टम ही बना दिया कि ट्रीटीज को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। अरे तुम लोग को सीरियस मैटर नहीं लगा, ट्रीटी को लेके झगड़े होते, आज तुम लोग भी बड़ी पार्टी बन जाओगे ना, तुम्हारी इनकम खाली इंडिया में लोकेटेड नहीं होगी, जर्मनी से पैसा आएगा, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से इनकम आ रही है, सोचो तुमको दुनिया भर से इनकम जब आने लगेगी ना, तो तुम लोग को भी टेंशन होगा फॉरेन लॉस का, फॉरेन लॉस पे फॉरेन कंट्री के डट्टाओं को देखना पड़ेगा। आज की तारीख में हम लोग क्या है, इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट देख के खुश है, क्यों, अपनी इनकम भी तो लोकलाइज्ड है। लेकिन जिस दिन आदमी बड़ा बनता है ना, अमीर, तो उसकी इनकम कहां से आनी शुरू होती है, फॉरेन कंट्रीज से। तो अपने को फॉरेन कंट्री का लॉ भी समझने का, फॉरेन कंट्री और इंडिया के बीच डट्टा क्या है वो भी समझने का, तो उसमें झगड़े होते हैं, तो उसमें सहारा बन के कौन आता है, BCLT, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। मतलब इन लोग ने ना कुछ सिद्धांत बनाए कि देखो वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटियों में झगड़े होते हैं ना, उसमें इंटरप्रिटेशन ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं ना इंटरप्रिटेशन भी जा रहा हूं, लेकिन इंटरप्रिटेशन की स्टाइल प्रिस्क्राइब बाय वियना। मतलब वियना में मतलब उन लोग की जैसे अपने चार्टेड अकाउंटेंट लोग का पूरा इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट कुछ इनिशिएटिव लेकर रूल्स बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाती है, तो कैसे वो अकाउंट्स का पूरा बेंचमार्क बन जाता है ना यार, वो इनिशिएटिव किससे लिया, ICAI है ना, इससे उसका इंपॉर्टेंस आ गया। तो वैसे ट्रीटी के झगड़ों को सॉल्व करने के लिए इंटरप्रेट वो वियना वालों ने इनिशिएटिव लिया था, इसलिए उन लोग फेमस हो गए इतना। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे ICAI फेमस हो गया, इतना बड़ा इंडिया में ICAI है बस, क्योंकि उन लोग ने इनिशिएटिव लेके अकाउंट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए ना। फिर वो वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी में ना कुछ इतनी बातें अपने को याद रखनी है। पर TG सलट तीन ही चार ही तो बोल था, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को था ना, वो क्या था, पर्पस ऑफ ट्रीटीज था। फिर नहीं, ये जब आगे पीछे का नहीं देखने का, जो सामने उसको देखने का था। ऑस्पेगलॉसी, पैकाबेमसी, अरे इसके बिगड़ तो और भी याद नहीं रहेगा, दूसरा ऑप्शन के इसको बिगड़ दे, ऐसे पढ़ो। तो पर TG सलट, ये देखो P फॉर लुक, अरे भी इंटरप्रिटेड सेम बात तुमको लगे घूम फिर के। P स्टैंड्स फॉर
पैक्ट संट सर्वंटा, पैक्ट संट सर्वंटा, रोज जाएगी वापस। ये सब लैटिन लैंग्वेज है, ये सब वहाँ के लोग हैं ना, क्या के वियना वियना सब। पैक्ट मतलब एग्रीमेंट जैसा होता है, मतलब हर ट्रीटी को गुड फेथ में लेने का। इमेजिन मैं वियना वाला हूँ, लोगों को भाषण दे रहा हूँ, क्या भाषण दे रहा हूँ, इंडिया मॉरिशस का डट्टा है, इंडिया जर्मनी का डट्टा है, जो भी डट्टे बनते हैं ना उसको ऐसे लाइटली मत लो। ठीक है ना, एग्रीमेंट बना दिया, इतना कौन सीरियस लेगा, नहीं, एग्रीमेंट बन गया मतलब यू आर बाउंड बाय इट, यू हैव टू टेक इट इन गुड फेथ। जैसे मैंने तो अपने बात हो गया ना कि कल रिवाइज करके आना है, तुम लोग इसको लाइट है, ठीक है सर ने बोला जरूर तो रिवाइज करा, नहीं करें कुछ नहीं, ऐसे कैजुअली लेना मतलब उसको तुम लोग सीरियस नहीं ले रहे हो ना, तो एकदम सीरियसली लेना चाहिए। ट्रीटी मतलब बकायदा एग्रीमेंट बना है, मतलब कोई मजाक नहीं है, यू हैव टू टेक इट इन गुड फेथ। मींस अग्रीमेंट्स पे जो एक दूसरे के साथ हमने कमिटमेंट्स किए ना, वो कमिटमेंट पूरी भी करने की, फिर ऐसे नहीं, ठीक है ना। जैसे इंडिया वाला सोच सकता ना, हमारा मेन तो इनकम टैक्स एक्ट है, उसको हमेशा सलाम ठोकेंगे, ये डट्टा वट्टा क्या है, ऐसा नहीं है। इट इज इक्वली एनफोर्सेबल लॉ एज एनफोर्सेबल अवर इनकम टैक्स एक्ट, उतना ही इक्वली वैलिडिटी उसकी भी होनी चाहिए। तो उसको गुड फेथ में लो, मतलब ट्रीटी बना के छोड़ दिया ऐसा नहीं, गुड फेथ में लेना चाहिए, मतलब उसको एकदम इंसल्ट करके मत लो उसको। तो क्या होता है, पैक्ट संट सर्वंटा मतलब treaty should be genuinely followed and it should be taken in good faith. ये P था, pact sunt servanda, non retroactivity, ट्रीटी के अंदर कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्रोस्पेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया कोई कंट्री का डाटा बना रही है, तो डाटा बनाते टाइम है ना, हाँ henceforth क्या होगा लिखो, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन कभी भी डाटा में नहीं होना चाहिए, नॉन रेट्रोएक्टिविटी। देयर कैन बी एक्सेप्शंस, ठीक है वो इन लोग ने बोला है, लेकिन इन जनरल नॉन रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। ओके, फिर इधर देखो ना, ये क्या होगा, पी क्या था बताओ, पैक्ट संट सर्वंटा, फिर नॉन रेट्रोएक्टिविटी बोलते हैं। फिर टेरिटोरियल स्कोप मींस अगर इंडिया मॉरिशस का डट्टा है ना, तो पूरी इंडिया को लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र ऑफ इंडिया विद मॉरिशस, पागल जैसा हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। लेकिन किसी के माइंड में ऐसे वाहियात ख्याल आके तो इंडिया का राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र ये एक तरफ और पूरा मॉरिशस एक तरफ, उसके बीच में एग्रीमेंट बना है, मींस होल इंडिया के सेक्शन ऑफ इंडिया लिया, सेक्शन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। टेरिटोरियल स्कोप मतलब एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड अग्री टू बी बाउंड विद अग्रीमेंट्स विद मॉरिशस, नॉट अ सेक्शन ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल स्कोप और मतलब स्कोप क्या होना चाहिए, एंटायर टेरिटरी शुड बी बाउंड। अरे ट्रीटीज के सब सिद्धांत है। फिर जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मींस वियना वाले क्या बोल रहे हैं, देखो इन जनरल है ना, शब्दों का जो नेचुरल मीनिंग लगता है ना उस पे ध्यान दो, बट कीपिंग इन माइंड के पर्पस ना डिफीट हो। मतलब ये दो तीन चीज एक साथ बोल दिया उसने, ओएसटी को एक साथ बोल दिया है, मतलब एक जनरल बात बता। वियना क्या बोल रहा है, देखो ट्रीटी का झगड़ा होता है ना, तो एक जनरल बात याद रखो, सर ने आपको ऑस्पेक्ट क्लॉज से बहुत ज्ञान बांटा होगा, लेकिन वियना बोल रहा है एक जनरल बात क्या है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वर्ड का नेचुरल मीनिंग है, इंटेंशन देखो, पर्पस देखो, ये मेन चीज है। मतलब एक जनरलाइज कर दिया कि इन जनरल ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए, शब्दों का लिटरल मीनिंग, इंटेंशन क्या था, क्या पर्पस है, वो एक्चुअली ये तुम लोग भी नोटिस किया, मेन चीज है। अरे इंटरप्रिटेशन के जो बोलते रामबाण इलाज बोलते हैं ना, ये सब है, ये तीन चीज है। तो इन लोग ने भी उसको जनरलाइज कर दिया, देखो। फिर बाद में एस करके क्या बोला है, सप्लीमेंट्री मीन्स कभी कभी कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन भी करना पड़ेगा आपको, मतलब जनरल और सप्लीमेंट्री। अरे जनरल और सप्लीमेंट्री मतलब क्या है, मीन्स इन जनरल, अरे ये इन लोग रूल बना रहे, इन जनरल ट्रीटी को कैसे इंटरप्रेट करना बनना चाहिए, प्लेन मीनिंग देखो वर्ड्स का लिटरली, इंटेंशन डिफीट नहीं होना चाहिए, पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री इन एडिशन समटाइम्स यू नीड टू सी द टाइम व्हेन ट्रीटी वाज मेड। 99 में ट्रीटी बनी थी, तो उन दिनों में क्या माहौल थे,
उन दिनों के हालात का भी ध्यान देना चाहिए। रिपीट ही हो रहा है, लेकिन ये वियना अपनी जबानी बोल रही है, तो इन लोग ने नहीं, तो वही तो स्टूडेंट को आना चाहिए। वियना भी नॉलेज है ना, चलो इतनी बात करें, नॉलेज तो मिल गया। हाँ, वियना कोई का शाना है, वो लोग ने ट्रीटीज इंटरप्रेट करने के लिए कुछ, मतलब ट्रीटीज को लेके कुछ उसूल बनाया। पहला उसूल क्या था? गुड फेथ में लेने का ट्रीटी को। ओके, टाइम पास में बना ऐसा नहीं है, चला टाइम पास में एग्री ऐसा नहीं है। ट्रीटी बना बोले तो सीरियस हो जाना चाहिए यार, ट्रीटी बन गया यार अपना। फिर जैसे एग्जाम होती है ना, सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम में सीरियस हो जाते हैं, ऐसे क्लास में टेस्ट है, ठीक है ना, क्या है, मतलब उसको लाइटली ले रहे हो ना, वैसा नहीं होना चाहिए। ट्रीटी बन गया मतलब सीरियस मैटर है। फिर बोल के बताओ क्या बोलते हैं इसको? पैक्ट सरेंडर, नॉन रेट्रोएक्टिविटी, मतलब किसी भी ट्रीटी में रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस नहीं होने। सुना डिम्पल क्या बोला? किसी भी ट्रीटी में रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन नहीं होना चाहिए। फिर टेरिटोरियल स्कोप, ट्रीटी बनाते हैं इंडिया का एक टुकड़ा लेके ट्रीटी बना, ऐसा नहीं, आपका इंडिया, इंडिया मतलब पूरा इंडिया। फिर ये कंट्रीज का एग्रीमेंट है ना, तो कंट्री तो पूरी पूरी होगी ना। फिर जनरल, इन जनरल प्लेन वर्ड्स का जो मीनिंग, वर्ड्स का जो प्लेन मीनिंग निकलता है लिटरल, वो ध्यान में रखो। कीपिंग इन माइंड द इंटेंशन एंड पर्पस, सब बोल दिया लोग। फिर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर जनरल मेथड आपको तकलीफ दे रहा है तो आप देखो ना, उन दिनों में जब ट्रीटी बनी थी क्या हालात में बनी थी। द टाइम व्हेन ट्रीटी वाज मेड 99 बताया था ना, तो सप्लीमेंट्री मीन्स मतलब वो उसको क्या होता है? कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिशन। फिर एल, लैंग्वेजेस, कभी ट्रीटी दो लैंग्वेज में बन जाए, जैसे इंडिया वालों ने दुबई वालों के ट्रीटी बनाई है, इंडियन लैंग्वेज में भी, अरेबिक लैंग्वेज में भी अगर है, सॉरी क्या बोल, इंग्लिश में भी है और अरेबिक लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में, और तुम लोग भी हाँ बोल रहे हो, मेरे मुंह से क्या गलत निकला था? इंडियन लैंग्वेज में भी है और लेकिन तुम लोग शब्दों में मतलब, फिर मैं बोलना क्या चाह रहा था, इंग्लिश में भी ट्रीटी बनाई है और अरेबिक लैंग्वेज में भी है। अरे मतलब ट्रीटी दो लैंग्वेज में ड्राफ्ट हुआ है, तो व्हेनेवर मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रीटी ड्राफ्टेड, हर लैंग्वेज का इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं इंग्लिश तो मेन होता है, क्या मेन होता है? क्यों अरेबिक लैंग्वेज की वैल्यू नहीं है? वो भी इक्वली ऑथोरिटेटिव होनी चाहिए। खत्म लैंग्वेज। तो अगर दो, अरे वियना वाले क्या बोल रहे हैं? एल पे हूं मैं, एल क्या बोला? अगर इंडिया वालों ने एक ट्रीटी हिंदी में बनाई है और इंग्लिश पे, अपने कैसे बहुत इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, क्यों? हिंदी की इज्जत नहीं है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो आज कोर्ट लोग सुनो, कोर्ट लोग जब जजमेंट देते हैं ना, वो लोग ऐसे इंग्लिश इंग्लिश बन के जजमेंट नहीं देने चाहिए। हिंदी में पढ़ क्या लिखा है? हिंदी का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। नहीं हिंदी नहीं, इंग्लिश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सुन, तुम लोग क्या करो पीछे बैठे बैठे, मेरी हेल्प करो। ये बेचारा हेल्प ही करता उठाने में, अकेला मैं उठा रहा हूँ। तुमने पहले हेमोग्लोबिन टेस्ट कराया कि नहीं? ये कर ही नहीं यार। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब आज तो मैं हूँ, कल को बड़ी बड़ी एग्जाम था एग्जाम में। तो क्या बात हो रही थी? When two or more languages में treaty is drafted, all the languages are equally authoritative. सबकी इक्वल अथॉरिटी होनी चाहिए। ओके, इधर का हो गया। टी फॉर टर्मिनेशन, दो कंट्रीज के बीच में डट्टा टर्मिनेट होगा तो कैसे होगा, उसके लिए भी रूल है। दो ट्रीटी के बीच में ना, जब तक कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है टर्मिनेट होने का, तब तो परपेचुअल रहती है। जैसे इंडिया मॉरिशस ट्रीटी बनी है और उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है कि 10 साल का एग्रीमेंट है कि 15 साल का, तो इट विल बी रिमेनिंग परपेचुअल, इट कैन नॉट टर्मिनेट। इट विल टर्मिनेट ओनली प्रिस्क्राइब्ड। टर्मिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द प्रोविजन, और अगर कोई ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो ट्रीटी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। बोले इन लोग क्या ना, ट्रीटी बन गई ना भाई, तुम बंद गए, शादी हो गई है। जब तक शादी करने में ऐसा नहीं बोला कि अपनी 4 साल की शादी है तो अलग बात है, लेकिन जैसे शादियों में तो होता ही नहीं, तो मतलब जन्मों जन्मों का बंधन हो गया, वैसा है। तो वो एक्सेप्शन बताओ मेरा, एक्सेप्शन बता रहा हूँ। सुनो
सुनो, तो एक तो क्या है, ट्रीटी टर्मिनेट होगा तो इट विल बी एज पर द प्रोविजंस कंटेंट इन द ट्रीटी. इफ द ट्रीटी मेक्स अ प्रोविजन कि आफ्टर 10 years इट विल टर्मिनेट, देन इट्स ओके, अदरवाइज नॉट. फिर ब्रीच हो गया, मतलब इंडिया सिंगापुर ने बड़े बड़े वादे किए थे. ये सिंगापुर हमें अपने को एग्रीमेंट बनाते टाइम बोली थी आर्टिकल 26 में, क्या था आर्टिकल 26? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. देख कितनी होशियार है, अपने सोते सो. इसको नींद ज्यादा क्यों होती मालूम है? रात भर 3-4 बजे पढ़ती होगी. देख लो तुम लोग. हर स्टूडेंट लोग के फ्रेंड सर्कल ऐसा होता. हम लोग के टाइम भी है ना, एक मेरा हम लोग का फ्रेंड ऐसा था, हम लोग उसको बोलते थे ये शाला पूरी रात भर सोते रहता है. एक्चुअली हम लोग 3 फ्रेंड्स साथ में पढ़ते थे. वो नींद उड़ा रहा हूँ कहानी बता के. हम लोग 3 फ्रेंड्स साथ में पढ़ते थे. एक्चुअली क्या है, हम 2 फ्रेंड तो ना सब सब्जेक्ट साथ में पढ़ते थे. मैं और मेरा फ्रेंड था वॉल्टर लोबो, फिलहाल वो यूके में है. मैं और मेरा फ्रेंड वॉल्टर लोबो, वो बेचारा अकेला रहता था इंडिया में. उसके मम्मी डैडी दुबई में अलग कंट्रीज में थे, वो अकेला था. तो सिंस ही वॉज अलोन, तो बहुत बार क्या थोड़ा डिप्रेस जैसा ऐसा हो जाता था. तो मैंने एक रूल ही बना, चल हम लोग साथ में पढ़ेंगे, टेंशन मत ले. हम लोग की दोस्ती भी साथ में थी. हम लोग रैप कॉम्पिटिशन में पार्टे रैप्स लिखते थे हम लोग पहले. लालास में रॉन्डेवू करके फंक्शन होता था, फर्स्ट प्राइज मिला था रैप कंपटीशन में. तो हम लोग मिलके रैप म्यूजिक के हम लोग के कॉमन इंटरेस्ट थे, और सीए भी कॉमनली साथ में कर रहे थे. तो हम लोग सुनो मेन कहानी, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे हर चीज. हाँ नहीं, लाला से मैं तो डालमिया कॉलेज में था. डालमिया कॉलेज इधर. मेरे को तो एनएम में एडमिशन मिलता हुआ भी डालमिया में लेना पड़ा. क्यों? क्योंकि मेरे को वो टाइम मेरे 91 की बात है 82% आए थे. 81.14 था, 81.14. और वो टाइम मुझे फादर एग्नल में एडमिशन चाहिए था. बैंड्रा, फादर एग्नल, बैंडस्टैंड, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. तो मुझे ऐसा भूत था, मुझे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करना है यार. और वो टाइम मालूम है 82% मतलब बड़ी चीज थी. वो टाइम 87 ही टॉप था पूरा महाराष्ट्र. एक ही बोर्ड था महाराष्ट्र बोर्ड, पूरे महाराष्ट्र का टॉपर 87%. तो मुझे वो टाइम 81.14 आया था. 91 की बात है. तो मैं तो इंजीनियरिंग ही करूंगा. इंजीनियरिंग का एबीसीडी पता नहीं, वो भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से. क्यों प्यार मालूम है? क्राउड अच्छा है, बैंड्रा, बैंडस्टैंड. उधर जाके एक बार पागल हो गया था. वाह क्या मस्त एरिया है यार. मलाड वाला आदमी उधर जाएगा, मलाड वाला आदमी अगर उधर जाएगा तो देख के पागल ही हो जाएगा. बैंड्रा, बैंडस्टैंड वगैरह. तो और वहाँ का कैंपस वगैरह देख के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करना है. मतलब अभी हंसी आती, क्या कोई एबीसीडी पता नहीं है, क्या सोच के तूने डिसाइड किया था. बट नहीं, मेरे को वो करना ही एकदम जिद्दी हो गया था. और फॉर्म वॉर्म भरा, और उन लोग का लिस्ट लगने में बहुत टाइम लग जाता है. बाय द टाइम इन लोग का लिस्ट आया ना, सब कॉमर्स कॉलेज चालू हो गया था. सब कॉलेज चालू, और इंजीनियरिंग वाले कॉलेज की लिस्ट बहुत लेट लगती है. और पता चला मेरा एडमिशन 82 में लिस्ट क्लोज, मेरा 81.14. और वो टाइम इन लोग डोनेशन का जुगाड़ किया. 50,000 डोनेशन मांग रहे थे. और वो टाइम 50,000 वाज अ बिग अमाउंट. पापा ने बोला भाई डोनेशन वोनेशन अपने से नहीं दिया जाएगा, वो छोड़, तो कॉमर्स ले ले. 2-3 सीए लोगों से मिलवाया. इसको तो समझाओ सीए कॉमर्स लाइन अच्छा है, सीए भी करो. मेरे को पट्टी पड़ा है लिटरली. मैंने नहीं यार कॉमर्स नहीं यार, कॉमर्स वाले मेरे को लगा मतलब क्या है वो टाइम पर्सन है बोला ऐसी बड़ी चीज कॉमर्स. और बाद में कॉमर्स में सब कॉलेज में एडमिशन बंद हो गया. डालमिया कॉलेज में पहचान से एडमिशन दिलाया गया मेरे को. डालमिया में 60% में क्लोज हो गया था. और वहाँ पे मेरे को 82, मतलब लोग हंस रहे थे, तू यहाँ पे 82 वाला इधर आकर क्या कर रहा है. बोले तेरे को तो एनएम में तो आराम से 79 में क्लोज हो गया था. आई कुड हैव गॉट इजीली. लेकिन बाद में मेरे पापा ने मेरे को कैसे कन्विंस किया, कोई बात नहीं नेक्स्ट डे कॉलेज चेंज कर ले, अभी 1 साल तो कर. एंड फिर बाद में नेक्स्ट डे नहीं, फिर 11th स्टैंडर्ड में मैं डांस म्यूजिक में इतना घुस गया ना. गणेश हेगड़े मालूम है? गणेश हेगड़े कोरियोग्राफर है. ऋतिक रोशन के मोस्ट ऑफ सॉन्ग उससे ही कोरियोग्राफ किए काइट्स मूवी में. मतलब उसका कोरियोग्राफी स्किल सुपर है. तो मेरे को भी डांस उसी ने सिखाया था, मतलब उसके ट्रूप में था लिटरली. तो हम लोग डांस वगैरह कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे. तो उसके साथ डांस वांस में इतना मजा आने लगा. मतलब नहीं कॉलेज तो ही रखना है अभी छोड़ कौन जाए. और जबकि कॉलेज में एक दिन भी जाता ही नहीं था. एक लेक्चर जिंदगी में अटेंड नहीं किया, ट्रस्ट में कभी. मतलब पूरे कॉलेज लाइफ में ना मैं गिना हूं ना, शायद 10-11 लेक्चर टोटल में अटेंड किए हुए 5 साल की जिंदगी में. तो वो 11th में ऐसा डांस वांस, वेस्टर्न डांस वगैरह होता, इतना शौक चढ़ा के मतलब उसके अंदर इतना घुल मिल गया. छोड़ अभी कॉलेज चेंज करना है. तो ऐसे ही थोड़ी डांस कर दोगे, ऐसे ही और
ओरिजिनल तो ब्रेक डांस करता था, बाद में हिप हॉप वगैरह वो टाइम था, तो वो तो म्यूजिक का, इंटरनेशनल म्यूजिक डांस का इतना शौक था ना, वेस्टर्न तो उधर बहुत मजा आने लगा, नहीं इधर ही करना है, अच्छा ग्रुप बन गया, ये बन गया, छोड़ अभी डालमिया को एक्सेप्ट करके बैठ गया। एंड फिर बाद में उधर रैप्स वैप्स का इनिशिएटिव, विवेक ओबेरॉय आता था, डालमिया उससे बड़ा फंक्शन होता था, तो विवेक ओबेरॉय यूज्ड टू कम, वो मेरे सेम एज का ही था, मतलब वो मीठी भाई में था, मैं डालमिया में था, तो विवेक ओबेरॉय हमेशा पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज आता था। कभी भी मतलब डालमिया उत्सव में अलग अलग इवेंट्स होते थे ना, मतलब डांस होता था, सिंगिंग विंगिंग, तो उससे पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट होती थी ना, पर्सनालिटी उसमें हमेशा, फैशन शो भी होता था, फैशन पर्सनालिटी उसमें विवेक ओबेरॉय हमेशा जीत के आता था, मतलब उसकी पर्सनालिटी वो सो सुपर, उसका बैड लक खराब था कि मूवी में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ही वॉज एन अमेजिंग गाय, मतलब जो टैलेंट था ना, मतलब जो बोलता था स्टेज पे, मतलब बाप था लिटरली। अभी सुरेश ओबेरॉय का लड़का था इसलिए, तो हमेशा जीतता ही था, कितनी बार हमारा इंटरेक्शन भी हुआ, तो हम लोग ने नया इवेंट क्रिएट किया, रैप कॉम्पिटिशन, रैप स्काउट एंड ट्रेंड था ना, तो एक इवेंट ही नया क्रिएट किया, फैशन शो होता है, वेस्टर्न डांस होता है, कल्चरल म्यूजिक होता है, सिंगिंग होता है, तो रैप कॉम्पिटिशन हम लोग ने इवेंट क्रिएट किया कॉलेज की कमेटी को बोल के, तो वो फिर उसमें हम लोग को प्राइज मिला, लालास भी एक बार गए थे वहां पे परफॉर्म करने, उधर प्राइज मिला था, तो उस चक्कर में मेरी और वॉल्टर की दोस्ती हो गई, तो हम लोग के जॉइंट स्टडीज ही करते थे, फाइनल के 8 सब्जेक्ट साथ में पढ़े थे, फाइनल के 8 सब्जेक्ट हम लोग साथ में पढ़े थे, एक एक सब्जेक्ट, एक एक वर्ड लिटरली है ना, वो मुझे खड़े खड़े पढ़ने वाला, हम लोग उसके घर पे भी छोटा टेबल था, वो तो किधर है मालवनी में चौल टाइप सिस्टम था, उधर रहते थे, क्योंकि वो छोटे से घर में, उसके मम्मी डैडी फॉरेन में, लेकिन वो छोटे कोली में रहता था, ऊपर पतरा था, धूप आती थी गर्म, और उधर खड़े खड़े हम लोग पढ़ते पूरा साथ में, एकदम लिटरली टाइम वेस्ट नहीं, नॉन स्टॉप पढ़ाई करते थे। अब सुनो, 8 सब्जेक्ट हम लोग दोनों सब साथ में पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट था SADP, सिस्टम एनालिसिस डेटा प्रोसेसिंग, जो IT है, वो IT सबकी जान लेता, तो हम लोग की तो भयंकर जान लेते, वो टाइम तो लैपटॉप जैसी चीजें भी नहीं देखी थी हमने, कंप्यूटर दूर दूर से देखने मिलता था, तो उतने में इतनी हाईफाई लैंग्वेज कहाँ समझेगी, तो उसमें नरेश श्रॉफ करके फ्रेंड था हमारा, नरेश श्रॉफ जो फिलहाल ए स्टूडेंट्स के क्लास चला रहा है, तो वो हमारे इधर ही रहता था इधर, तो उसने बोला चल मेरे को साथ में पढ़ाओ, मेरे को साथ में, हम लोग दोनों के जॉइंट, उसको इन्वॉल्व, SADP नहीं समझता, और मेरी क्या स्टाइल थी, ऐसा कोड वोड बनाता था, तो नरेश को बहुत अच्छा लगा, यार मस्त बना है कोड, अच्छा बना यार, और वो नरेश का स्टाइल कैसा था, वो अंडरलाइन भी नहीं करता था लिखे हुए, पढ़ते टाइम कुछ अंडरलाइन नहीं, ऐसे पढ़ के आता था, मतलब पागल तो अंडरलाइन नहीं करता, अंडरलाइन करने का, सर्कल करने का, कोड वर्ड बना, ये सब करने का, तो इम्प्रेस हो गया, उसने बोला SADP के साथ मेरे को भी साथ में रखना, तो होता क्या था, हम लोग तीनों वो सब्जेक्ट साथ में पढ़ते थे, सब चीज का कोड बनाने का इनिशिएटिव मेरी उन दिनों की कला है, मेरा TG सलट है ना, और ऐसी विचित्र पैकअप MC, ऑस्पेक्ट लव सी, और मैं क्या अच्छा वर्ड नहीं बनाता, मतलब कोड बनाने भी टेक्निक होती है, तो वो ऐसे अजीब, मैंने लॉ में कोड वर्ड होते, घसीटा अक्सा, ऐसा कोड वर्ड था लॉ का, आज भी याद है, तो ऐसे वो टेक्निक से ना नरेश ने बोला मेरे को भी इन्वॉल्व करना, तो होता क्या था, हम लोग तीनों बैठ के ना साथ में पढ़ते, पूरा दिन पढ़ते थे, एंड फिर बाद में ना वो रात को एक्स्ट्रा स्टडीज करता था अपने घर पे, तब ये मेरे को बात याद आई, जो साथ में पढ़ेंगे तो साथ में करना है ना, अब साथ में पढ़ने के बाद उसका एक्स्ट्रा नाइट स्टडी, तो हम लोग उसको सुना तू शाना है, एक्स्ट्रा रात को पढ़ता है, और बाद में हम लोग जब साथ में वो टाइम सो रहा होता है, अरे वो टाइम उसको झोंके आ रहे होते हैं ना, हम लोग दोनों एक्टिवली पढ़ेंगे, हम लोग जो जेन्युइनली क्या है, A पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, B पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे, ऐसा अरेंजमेंट था, लेकिन उसने क्या, हम लोग के साथ में पीछे नींद आती, ऐसा कर, हम लोग उसको हमेशा ताना मारते थे, क्या उसका कोई कल्प्रिट माइंड नहीं था, तो बचपन में तो करते ही है ना, तो उसको हम लोग बोलते तू इधर सो रहा है, रात भर तो अकेला पढ़ते रहता है, नहीं मैंने नहीं पढ़ा, सच्ची बोल तो पढ़ता है, तो उससे मेरे को इसकी बात याद आई कि इधर इधर नींद मार रही है लेकिन रात भर पढ़ती होगी, ऐसा होगा नहीं, खाली याद आया खाली, तो हम लोग के साथ सेम ऐसा होता था, हम लोग बस जगह में हालत में पढ़ रहे, वो सो रहा है, क्यों, वी डिस्कवर लेटर ना कि ही वाज स्टडीइंग लेट नाइट, और वो अपना एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहा है, इसलिए साथ में पढ़ना है, तो अपना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहा है, नहीं थोड़ा एडवांस से पढ़ लेता था, तो ये एनीवे जो स्टूडेंट लोग करते हैं, कुछ पढ़ा है तो बता रहे छुपा के मैंने इतना पढ़ लिया, 4 चीज पढ़ी तो एक ही चीज बता रहे, वो तो करना ही चाहिए एक्चुअली, गाँव दुनिया ढींढोरा मत पेड़ो, मेरा ये हो गया, नजर लग जाती है, बताने का नहीं, चुपचाप, मेरा बस ज्यादा वो नखरे भी नहीं करना, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो पाप होता है, वो पाप होता है, कितने लोग है ना 100 चीज होने के तो मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, जबरदस्ती रोते ना, वो मत करना कभी,
हाय लगे किसी की, क्योंकि बाद में उस चक्कर में सामने वाला क्या बोलता है, हाँ चल विधि की ऐसी हालत है तो फिर यार मैं तो ठीक ही हूँ यार, उसका इतना बाकी है, तो बाद में वो चक्कर पड़ेगा ही नहीं, बाद में पता चले ये पास हो गई वो रह गया। तो वैसा पाप नहीं। हाँ एडजस्ट ने अपने ढिंडोरा नहीं पीटना है, मेरा तो ये भी हो गया, मेरा तो वो भी हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, सब बताने जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में इतना रोने का भी नहीं, न्यूट्रल। मतलब यू शुड अवॉइड सच कम्युनिकेशन कि मेरा कितना हुआ है, यू शुड कीप इट टू योरसेल्फ ओनली। तो जनरल बात है कि माइंड से तो देखो ठीक है दे। हाँ नहीं अभी तो क्या रैप होता है, अभी उसके बाद तो मेरा गला ऐसा था ऐसा हो गया पूरा, बोल बोल चिल्ला के, देखो यहाँ पे कैसे चिल्लाना पड़ता है, कम ऑन जा क्या कर। अब ऐसी ऐसी आवाजें में इंसान बोलेगा तो उसका रिदम सब सड़ गया, पूरा डब्बा हो चुका, ढोल बन चुका है गला। ऑपरेशन भी हो चुका है एक बार तो। अरे मैं बता दे, एक बार मैं सर्जरी भी होता वोकल नॉड उसका, 1 महीना नॉन स्टॉप चुप रहना बेटा। क्यों? मतलब बोल के यार क्लास इतना लिटरली, मतलब सुबह 8 बजे के बैच चालू होता, रात को 9:30 बजे तक नॉन स्टॉप, खाली लंच मिलता था बीच में एक बार, नॉन स्टॉप लेक्चर पे लेक्चर भर के, इतने भर के बच्चों को पढ़ा लिया ना, मतलब गला पड़ जाता था। और मैं फिर भी केयर नहीं लेता था, पानी पीना चाहिए पीता ही नहीं था बीच में, आज भी नहीं पी रहा हूँ, याद आया तो पीऊंगा ही। तो उस चक्कर में ऑपरेशन हो गया था। फिर उसके बाद तो मैंने CA इंटर, CS इंटर, TY BCom सब पढ़ा चालू कर दिया, ओनली CA फाइनल। तो CA फाइनल में इतना क्राउड आता था ना, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। तो CA फाइनल, CA इंटर ही पढ़ा तो हालत हो जाएगी, ओनली CA फाइनल बाद में। एंड फिर बाद में तो स्टोरी तुमको बताई थी ना क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। और TG सलट, सल्टाने तो इसको अटक गए हम लोग। सलट का टी क्या था? ट्रीटी टर्मिनेट करना है तो देयर हैज टू बी स्पेसिफिक प्रोविजन, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ अदर पार्टी, मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, सॉरी ब्रीच ऑफ ट्रीटी, ब्रीच ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी एग्रीमेंट ही है ना। जैसे अपने इंडिया से सिंगापुर में क्या क्या वादे हुए थे, सिंगापुर हम जब इंफॉर्मेशन मांगेंगे आप दे दोगे, लेकिन कई बार ऐसा हम लोग इंफॉर्मेशन मांगते सिंगापुर वाले दे ही नहीं रहे। अरे अपना एग्रीमेंट हुआ था ना, अपना बात हुआ था, तो ब्रीच कर रहे। तो ब्रीच कैन बी अ रीजन टू टर्मिनेट द ट्रीटी। फिर और सुनो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे बहुत बार है इंडिया सिंगापुर ने बड़े बड़े वादे किए थे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज इंडिया के हालात कुछ ऐसे हो गए ना कि इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जैसे इंडिया वालों ने वादे किए थे, हाँ आपका सिंगापुर इंडिया से कमाएगा ना, इंडिया सोर्स कंट्री, हम खाली इतना ही टैक्स मारेंगे। लेकिन आज इंडिया इतनी गरीब हो गई ना, इट्स इम्पॉसिबल कि 5-6% टैक्स दे, हमको तो पूरा 30% ही चाहिए। इधर का भी आदमी का नो कंसेशन रेट, मतलब कोई रीजन से इम्पॉसिबल हो गया है टू परफॉर्म व्हाट वी कमिटेड इन द ट्रीटी। अरे एक तरह से एग्रीमेंट में हमने कुछ प्रोमिसेस किए थे ना, अब वो प्रोमिसेस फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल मतलब कोई वाहियात रीजन से नहीं, कोई जेन्युइन रीजन से इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टी टू परफॉर्म व्हाट दे अग्रीड इन द ट्रीटी, देन इट कैन बी टर्मिनेटेड। क्यों जबरदस्ती ठोक तो नहीं सकते ना यार, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गया तो इट कैन बी टर्मिनेटेड। क्या क्या बताया बताओ? नहीं, यहाँ तो कोई प्रोविजन होना चाहिए। ट्रीटी टर्मिनेट करना है तो देयर हैज टू बी एक्सप्रेस प्रोविजन, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ट्रीटी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। जैसे पता है ना एग्रीमेंट 10 साल का तो ठीक है, 10 साल का टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन प्रोविजन ये तो टर्मिनेट ही नहीं होगा। फिर पबिका, मैंने भी सोचा स्टडी मटेरियल में देखा इतना सब है क्या, था सब, क्योंकि एक्चुअली मैं ना इंटरनेशनल टैक्स में तो पढ़ाता ही था, डीटी में भी सब डाल के रखा यार, मतलब ये चीज को और खींच के रखा है, तो इससे पढ़ना पड़ेगा, क्या करेंगे। सुनो, पी क्या था? प्रोविजन। बी ब्रीच हो गया, मतलब किसी कंट्री ने वादे को निभाया नहीं, वादा तोड़ रहा है तो एग्रीमेंट ही तोड़ दो उससे। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, फिर चेंज इन सर्कमस्टेंस कैन नॉट बी अ रीजन टू टर्मिनेट। ये सुनो, इधर देखो, इंडिया मॉरिशस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इंडिया ने ना बहुत सारी फेवरेबल चीजें मॉरिशस के लिए की थी।
क्योंकि वो टाइम अपने को मॉरिशस का गरज था, है ना। अब इंडिया क्या बोल रही है, अरे वो टाइम हमने एग्रीमेंट बनाया था, वो टाइम हालात कुछ और थे, अब कुछ अलग हालात है यार, अब सरकमस्टेंस बदल गए, ठीक है हमने आपको प्रॉमिस किया था। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है ना यार, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतने क्लोज थे, है ना, इतने प्रॉमिस किया था, फिर 4 साल के बॉयफ्रेंड का तेवर बदल गया। नहीं यार, वो टाइम अलग बात थी, ज्यादा हो गया 1 साल नहीं, वो टाइम अलग बात थी, मतलब सरकमस्टेंस नहीं बोला। वो टाइम तेरे को याद नहीं, मेरे घर पे लव मैरिज अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं, वो टाइम याद नहीं है, नहीं वो अलग सरकमस्टेंस थी। तो सी कमिटमेंट किया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ सरकमस्टेंसेस चेंजिंग यू कैन नॉट मुकरो ना। इसे ट्रीटी में भी वही है कि जस्ट बिकॉज सरकमस्टेंसेस बदल गए यू कैन नॉट टर्मिनेट द ट्रीटी। सरकमस्टेंस तो बदलेंगे ना, अरे हालात कौन से सेम रहते, आज ये है कल ये, क्या बताओ सरकमस्टेंस जीवन भर सबके सेम रहते नहीं ना। वो तो क्या 10 साल पहले कोई ट्रीटी बनाई थी, वो टाइम हालात कुछ और होंगे, अब वो हालात आज तो सेम नहीं रहने वाले ना। Circumstances keep changing, but just because the circumstances changing, you want to terminate? No, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वियना बोल रहा है ऐसा कि आज कोई कंट्री ऐसा बोले ना, नहीं अभी सरकम मतलब ब्रेकअप करने आ रही है और उसके रीजन क्या नहीं, वो सरकम में अलग थी, वो टाइम क्या मेरे को साथ ही नहीं था, मुझे कोई चाहिए था, तो ऐसे सब सरकमस्टेंस का बहाना दे रहे। तो सरकमस्टेंस चेंज हुआ, दैट इज नॉट द रीजन, वो रीजन से ट्रीटी टर्मिनेट होना ही नहीं चाहिए। चलो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, है ना, ब्रीच हो गया, तो ठीक है, जैसे उसने धोखा दे दिया, समझ जाओ ना वो टाइम से क्या क्या बात आ सकती, इम्पॉसिबिलिटी है ना, ब्रीच हो गया तो ठीक है, प्रोविजन ही था कि आपने पहले से डिसाइड किया था 1 साल का है अफेयर, वो तो पहले ही पता था, मतलब इट इज जस्ट शॉर्ट टर्म अफेयर, पहले से प्रोविजन। और ब्रीच मतलब तूने ब्रीच मतलब दूसरे के साथ घूम रहा है ब्रीच हो गया है ना, इम्पॉसिबिलिटी हो गया है ना, मतलब मैं अभी रहा ही नहीं तो कहां से शादी कर पाऊंगा, कोई भी रीजन है। फिर सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, दैट कैन नॉट बी द रीजन टू ब्रेक ऑफ, सर्कमस्टेंस चेंज होना। फिर न्यू परम्पटरी लॉ, न्यू परम्पटरी लॉ मतलब सुनो, आज की तारीख में क्या हो रहा है, हर कंट्री दूसरी कंट्री के से हिसाब से अपने मन मुताबिक डाटा बनाती है, मतलब कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि डाटा ऐसा ही होना चाहिए। ओईसीडी यूएन ने भी खाली सुझाव दिए कि देख लो आप डाटा इस तरह का बनाओगे तो अच्छा रहता है, बाकी नथिंग इज इम्पोजिंग। अरे मैंने बोला था ना, आज इंडिया चाहे ना किसी फॉरेन कंट्री के मिलके अपने कुछ भी टर्म्स बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, बना सकते ना, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ना पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आ जाए जो मैंडेटरी है, और मैंडेटरी मतलब पेरेम्पटरी, पी फॉर पेरेम्पटरी मींस कल को कोई नया ऐसा फॉर्मेट आ गया डाटा का जो पूरे वर्ल्ड में सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो सबके अपने अपने पर्सनल डाटा बने अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगे। अरे आज की तारीख में सबके जो डट्टे बने हुए वो अपने मन मुताबिक बने हुए, किसी ने ओईसीडी का रिकमेंडेशन फॉलो किया है तो किसी ने यूएन का, कोई यूएस मॉडल ही फॉलो करता होगा अतरंगी आदमी, एंड कोई अपने मन से कुछ भी डट्टा बना, मतलब सब मनमानियां चल रही है ना, कि फिलहाल डट्टा बनाने का कोई मैंडेटरी फॉर्मेट नहीं है। लेकिन इन नियर फ्यूचर अगर कोई ऐसा हो गया, मान लो कि कोई ऐसा मैंडेटरी फॉर्मेट हो गया कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री और डट्टा तो ऐसा ही बनेगा, अब उसके मुकाबले अगर तुम्हारे डट्टे कुछ अजीब से बने हुए तो टर्मिनेट हो जाएंगे। मतलब टर्मिनेट होने के लिए ये रीजन हो सकता है, न्यू पेरेंटरी नॉर्म, नॉर्म मतलब रूल, न्यू पेरेंटरी नॉर्म मतलब कोई ऐसा मैंडेटरी फॉर्मेट ही अगर डट्टा का, तो फिर तो वो मैंडेटरी फॉर्मेट आ गया तो मतलब इम्पोज हो रहा है ना, फिर तूने अपने मन मुताबिक जो भी डट्टा बनाया वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये भारत में लव मैरिज अलाउड ही नहीं है, अभी लव मैरिज अलाउड ही कानून ही बन गया है, अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा, तो पेरेंटरी ना हुआ तो अपना ब्रेक ऑफ करना ही पड़ेगा। नहीं सब चीज सेट हो रही है, बताओ दो लड़के लड़की का ब्रेक ऑफ कैसे हो सकता है? या तो दोनों ने आपस में डिसाइड किया था कि देखो अपना जो लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं है, 1-2 महीना साल ब्रीच, मेरे को पता है उसके साथ घूमती है या फिर तू उसके साथ घूमता है, ये ब्रीच है, धोखाधड़ी है, कैंसिल, खत्म, ब्रेक ऑफ। फिर इम्पॉसिबिलिटी मतलब एक आदमी, 2 लड़के लड़की, लड़का मर गया,
मतलब ऐसा कुछ हो गया मर गया तो शादी कैसे हो ही नहीं पाई, इम्पॉसिबिलिटी। नहीं घर वाले बोलेंगे नहीं तू मेरे लड़की के साथ घूमती थी, शादी तो करना ही पड़ेगा, बहू बन के आना ही पड़ेगा। अरे मर गया वो, मैं बोला था शादी करो लेकिन मर गया ना, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। फिर चेंजिंग, ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये रीजन नहीं हो सकता है। मीन्स लड़का लड़की को बोल रहा देख वो टाइम अलग बात थी, अभी थोड़े बात अलग है, ये क्या है, ऐसे नहीं होगा यार, बात तो वही रहनी चाहिए। चेंज इन सर्कमस्टेंस कैन नॉट बी रीजन टू ब्रेक ऑफ। फिर ऐसा रूल है क्या भारत में कि लव मैरिजेस क्या अलाउड ही नहीं, कोई करेगा तो जेल में डालेंगे, अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा, तो फिर ऑटोमेटिक सबका ब्रेकअप हो जाएगा। तो न्यू पेरेंटरी नॉर्म, पबिकअप, पिकअप नहीं पबिकअप, ये टर्मिनेशन का इंटरनल कोड था। अरे बहुत सी पॉइंट फॉर्म में नहीं दिया मॉड्यूल में धार भर भर के दिया है, उसमें चुन के कीवर्ड बनाया है। तुम लोग इसको भले देख देख के रो रहे होंगे, लेकिन एक बार मॉड्यूल पे जरा नजर मार देना, अपने आप हंसी आ जाएगी। देखे हाँ अभी भले तुम लोग फ्राउन करके देख रहे क्या क्या सब पढ़ा रहे, कंपेयर विद स्टडी मटेरियल, तब तुमको एकदम साय ऑफ रिलीफ मिलेगी। हाँ थैंक्स चलेगा सर, और पढ़ा तो ऐसा चलेगा। और टीजी सनक टी क्या था भूल गया ना, पैक्ट सन सर्वेंटा, गुड फेथ में लो ट्रीटी को, सीरियस एग्रीमेंट है, मजाक में मत लो, नॉन रेट्रोएक्टिविटी। फिर प्रीत नहीं देख रहा, तुम नाराज हो मुझसे, हाँ तो बात करो मुझसे, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, ये लोग के होते हुए मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। पैक्ट सन सर्वेंटा, नॉन रेट्रोएक्टिविटी, टेरिटोरियल स्कोप, ये क्या बोला था मैंने, treaty should apply to the entire territory of India, not just Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, few states, पूरी कंट्री का टेरिटरी कवर होना चाहिए। फिर एक जनरल रूल है, कभी भी ट्रीटियों में झगड़े होते हैं तो मेन तो क्या है, प्लेन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव और पर्पसिव, वो सबको माइंड में रखते हुए जजमेंट देना चाहिए। मतलब एक जनरल चीज है, बाकी देख लो केस टू केस देखते हैं, बट एक जनरल बात है हमारी। हाँ सप्लीमेंट्री, कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन, कि कभी कभी आपको जनरल रूल आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप देखो किस हालात में कब ट्रीटी बनी थी, वो उन दिनों के माहौल को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट दे दो, वो सप्लीमेंट्री। कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन है ना। फिर एल लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रीटी ड्राफ्ट हुआ है, ईच लैंग्वेज इज इक्वली ऑथोरिटेटिव, ईच लैंग्वेज इज इक्वली ऑथोरिटेटिव। ऐसे नहीं इंग्लिश का ज्यादा वर्ड पड़ता है, हिंदी का कम पड़ता है, ऐसा नहीं है, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। टर्मिनेशन, अरे मतलब लैंग्वेज में ऐसा ही बोला है कि हाँ अगर तुम लोग आपस में नक्की कर दो ना कि इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू इंग्लिश, तो ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर कभी डिस्प्यूट होगा तो हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ ने बोला तो दोनों लैंग्वेज का इक्वल अथॉरिटी होना चाहिए। फिर ट्रीटी का टर्मिनेशन कैसे होता है ये तो बताओ, अभी ब्रेकअप वाली बात नहीं, या तो प्रोविजन होना चाहिए ट्रीटी टर्मिनेशन, या फिर ब्रीच पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। फिर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट बी रीजन टू टर्मिनेट अ ट्रीटी। न्यू पेरेंटरी नॉर्म विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट योर एग्जिस्टिंग ट्रीटीज। ये वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी था, है ना, परटीजी सरट। ये पैकअप एमसी क्या था, ट्रीटी के बाहर की कौन सी चीजों को देखा जाता है जजमेंट देते वक्त। फिर कोर्ट लोग क्या क्या सिद्धांत फॉलो करते हैं, ऑस्पेक्ट लॉसी, एक एक वर्ड, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पर्पोसिव का दूसरा टेलियोलॉजिकल, इफेक्टिवनेस, कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिशन, कंसिस्टेंसी। बैकअप एमसी में पैरेलल टैक्स ट्रीटीज, आर्टिकल्स, केएस, प्रोटोकॉल्स, प्रीएम्बल, मैप, डिसीजन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। हेलो अपेलेट प्रोसीजर का डिसीजन सिर्फ देख रहे हैं, दूसरा डिसीजन देके मैं डिसीजन दे पा रहा हूं ऐसा। फिर कमेंट्रीज, मैंने बोला ये यूएन मॉडल ओईसीडी मॉडल में ना इन लोग ने आर्टिकल को कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए लीगल लैंग्वेज में भी दिया है, उसको सिंपल लैंग्वेज में नीचे लिखा है। तो सिंपल लैंग्वेज का सहारा लेना मतलब कमेंट्री।
जैसे मेरा भी होता है ना, बहुत और तुमको लीगल प्रोविजन लिखवा डालो, फिर सिंपल लैंग्वेज नीचे दे रहा हूँ तो कमेंट्रीज हो गया, तो कमेंट्रीज का सहारा लेते हैं, ये सब चीजों का सहारा लेते हैं, मतलब एड्स है, दीज आर हेल्पिंग थिंग्स। ये हो गया। फिर क्या था, ये टैक्स क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, लिमिटेड डेटा। पर्पस क्या था, दर दे, डेटा क्यों बनाते, डबल टैक्सेशन एलिमिनेट करने के लिए, टैक्सिंग राइट्स एलोकेट करने के लिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर करने के लिए, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब ये सब माइंड में रखते हुए डट्टा बनता है, तभी तो डट्टे में ये सब चीजों के आर्टिकल्स भी होते हैं ना। फिर मीनिंग थी, ठीक है, मीनिंग कुछ खास है। डबल डेक कनेक्टिंग फैक्टर में रेसिडेंस और सोर्स, एक रेसिडेंट है जिससे टैक्स का कनेक्शन होता है और एक सोर्स के टैक्स का कनेक्शन होता है, और वही रेसिडेंट सोर्स अलग अलग कंट्री में तो डबल टैक्स आ जाता है। फिर टैक्स क्या था, जुरिडिकल है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। बस एक काम करो, ये चीज का वो स्ट्रक्चर वाला ना, स्ट्रक्चर अब वो आने वाला, नोट्स में आने वाला है, इससे मैंने दिया नहीं। वो जो स्ट्रक्चर था ना, वो कैसा था स्ट्रक्चर बताओ। स्कोप एक्चुअली 5 था, इधर ये मेरा प्लीज हाथ देखो, ये 5 था, फिर इसके अंदर और 5 था, ऐसा देखो कैसे दिख रहे हैं, एक एक नाम बताओ तो ऐसे कर रहा। स्कोप था, डेफिनेशन, फिर टैक्सिंग राइट्स में बिल्को, टैक्सिंग राइट्स में बिल्को था, बिजनेस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, बिजनेस प्रॉफिट, इंटरेस्ट। उठाओ तुम इसको, उठाओ ना, तुमको उठा ले इसको, उठाओ। नहीं अभी जागी में ना, इसलिए जागी में तो फॉर्म में, तो उठाओ उसको, बदला दो, बदला। कौन, तो ये स्कोप, डेफिनेशन, टैक्सिंग राइट्स के अंदर और 5 चीज लिखनी चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कैपिटल गेन्स, अदर इनकम, है ना। और ये सब में टैक्सिंग राइट्स पढ़ा था हमने। फिर बाद में क्या था, रिलीफ, फिर अदर्स से 24, 25, 26, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये ब्रॉडली डाटा का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर और डाटा का ही टॉपिक था वो गया वाला, और ये वाला टॉपिक ये, और गए टू गए में धमकी हटपट मैडम, धमकी हटपट मैडम, धमकी हटपट मैडम था। अरे मतलब मैंने 3 ऐसे टॉपिक पढ़ा ना जो यूजुअली सब लोग छोड़ देते। इनफैक्ट मैंने कई बैच से मैंने बोला 4-5 मार्क का है तो क्या करना है, छोड़ दो, और डायरेक्ट नोट्स देके भी चला है वो लिटरली। लेकिन मैंने बोला नहीं, 1% भी रिश्ते 4 मार्क का तो आ जाएगा कहीं से। तो ये कौन से 3 चैप्टर है, एक्शन प्लान्स, उसमें धमकी हटपट मैडम। उस टॉपिक में मेन क्या था, ओईसीडी सबको भाषण दे रही है, अरे कंट्रियों सुनो, तुमको लोग चूना लगा के जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता, आपका बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है, आपको कोई टैक्स ही नहीं मिल रहा, थोड़ा सीरियस लो। तो ऐसे भाषण दिए और सबका रिकमेंडेशन दिया, ये करो। तो एक्शन प्लान बोलते ना, एक्शन लेने के प्लान्स बताए थे, और वो प्लान्स पे भारत अमल भी करती है। तो 15 एक्शन प्लान्स, धमकी हटपट मैडम, वो एक्शन प्लान का विद नंबर याद होना चाहिए। तुम लोग को धमकी हटपट मैडम मिले ना, वो एक बहुत बड़ा एसेट अपने ले, उससे एमसीक्यू फटफट अटैक हो जाएंगे। फिर ये टॉपिक ये था, एक्शन प्लान्स और धमकी हटपट मैडम। फिर मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन, वो ऐसा वाला, और ये टैक्स ट्रीटी जैसा इंटरप्रिटेशन को लेके था। अरे ये क्यों बोल नहीं तो क्या है, ऐसा सब एक ही ऐसा लग रहा है। एक्चुअली इंटरनेशनल टैक्स इज मेनली मेड अप ऑफ, एक चीज तुम नोटिस है, इंटरनेशनल टैक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, डट्टास, डट्टास को लेके ही है। तो डट्टा में एक्सपर्टीज करने का किसी को मन हो ना, तो पकड़ लो कोई ऑफिस में ऐसा प्रोफाइल के इंटरनेशनल टैक्सेशन डिपार्टमेंट बिठा दे। और है मेरे कितने स्टूडेंट लोग यूएस में, सिंगापुर में, किधर बैठे, आए दिन उसका लिंक्डइन में मैं देखते रहो कहाँ पहुंच गए लिटरली। लिटरली एक नया करके स्टूडेंट है, मतलब वो कोई केपीएमजी के थ्रू किधर पहले यूएस में थी और सिंगापुर में, मतलब बड़े बड़े सेमिनार्स लेती है, कभी ट्रांसफर प्राइसिंग मैटर पे, कभी किस मैटर पे, पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। मेरे को लगता है मेरे से भी ज्यादा आने लगा भाई इसको तो यार।
लिंक्डइन में उसका कभी वीडियो वगैरह आता देख के मालूम पड़ा, मतलब सुपर ग्रोथ हो गई है, क्योंकि बाद में एक्चुअल प्रैक्टिस काम हो गया ना। मैंने तो रियल लाइफ में से काम नहीं किया है, आई जस्ट हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल काम थोड़ी, अपने छोटे मोटे मेरी प्रैक्टिस होते हुए भी ऐसा काम थोड़ी मिलेगा मेरे को। ये तो बड़े बड़े KPMG EY उन लोग को ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं। तो मतलब ये अच्छी फील्ड है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कहाँ पहुंच गए हैं, हम इधर ही पढ़ा रहे हैं अभी तक। अरे आप फोटो खींचने रिश्ते क्या अभी कब लिखना है अभी कब? अरे वो आदत होगी है बहुत बार। अरे बहुत बार लिखा हुआ देखा ऐसे हाथ से जूम करने का मन होता है बहुत बार। ऐसे लोग क्या होता है, अरे न्यूज़पेपर में बहुत बार छोटे में लिखा होता है ऐसे जूम, अरे जूम कर लो। इसलिए बोला मैं कंट्रोल Z। आज किसी और को फोटो खींचनी पड़ेगी क्योंकि मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू है। बराबर से ना मन टिम्पल झगड़ा करेगा था। उसको पूरा क्रॉप वॉप करके अच्छी तरह फिल्टर्स डाल के, मैं भी फिल्टर डाल के बेचता हूँ पूरा। आज रात को पड़ेगी, आज रात को पड़ेगी। क्या करना है? क्या करेंगे सर्वे? करेंगे क्या है क्या इधर लॉस मेकिंग रिकॉर्ड भी हो जाएगा। इस तरह सर्वे होता है। सर्वे में आप बाद में करते हैं, बाद में करते हैं यार। आ जाओ आप बोलो, हम सर्वे के लिए बोलो। अब सुनो, ये टॉपिक्स होने क्या थे ना, एक लास्ट क्या मालूम है, बच्चे पूछे अमेंडमेंट्स जो अपने रेगुलर लेक्चर में नहीं हो पाए। उसके लिए मैंने क्या रिसर्च किया, मैं इंस्टीट्यूट ने ना नया स्टडी मटेरियल्स वेबसाइट पे अपलोड किया ही नहीं। न्यू स्टडी मटेरियल होना चाहिए ना, तो अभी भी नवंबर 22 अटेम्प्ट वाला ही है। मई 23 नवंबर 23 के लिए इन लोगों को जो स्टडी मटेरियल डालना चाहिए नहीं डाला, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है कि वो पुराने स्टडी मटेरियल से काम चलाओ, लेकिन एक बाद में एक सप्लीमेंट्री बुक दी है 280 पेज का, 280 पेज का। और उसमें मैंने पूरा डीपली रिसर्च कर दिया और उसमें से कुछ पॉइंट्स जमा करके रखे जो अपने डिस्कशन अभी तक आए नहीं है। मतलब इट इज ऑल मेड अप ऑफ अमेंडमेंट्स ओनली। मतलब इन लोग ने 280 पेज ऐसा भरा है, मतलब जबरदस्ती कुछ चीज तो क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट का पूरा चैप्टर ही डाल दिया वापस। जबकि चैरिटेबल ट्रस्ट में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स है, जैसे याद है वो स्पेसिफाइड वायलेशन, क्या था स्पेसिफाइड वायलेशन, अपने रिलेटिव्स और कैंसिलेशन, गोपेल कैंसिल हो गया है ना। हाँ कोड क्या था बताओ उसका, और जीसी और बल, वो कैंसिल, वो उतना सा अमेंडमेंट आया है। और एक दो चीज और भी आई है कि ATS के बेनिफिट के लिए यूज किया तो पेनल्टी आता ना 217 AAE, तो कुछ चीजों के लिए इन लोगों ने क्या किया है, पूरा का पूरा चैप्टर ही डाल दिया है। तो इन शॉर्ट तुम लोग जब देखोगे ना, तो सुनो, तुम लोग को 280 इतना सारा देखना ही मत, उसके अंदर से जो रस निकल रहा है ना, वो मैं पिला दूंगा कल। उसमें से थोड़ा बहुत तो तुम लोग सिर्फ ले चुके हो पहले, थोड़ा बचा है। तो उनमें से देखो एक पॉइंट सुन लो अभी, कि अभी इन लोग ने ना सादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी 25%, 37% सरचार्ज हटा दिया है। मैंने क्या पढ़ा था, वंस अपॉन अ टाइम मैंने पढ़ाया था, याद होगा तुमको, टैक्स लायबिलिटी के चैप्टर में था। देखो मैंने वो टाइम क्या पढ़ा था, सटक जी अंडर सेक्शन 111, सटक जी अंडर सेक्शन 112A और डिविडेंड, ये 3 इनकम के लिए बोला था कि उसमें वो हाई मतलब पावेल जैसा सरचार्ज वो नहीं आएगा। इन लोग ने अभी जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को भी ऐड कर दिया। क्या बोल के लॉन्ग टर्म को तुम लोग कंसेशनल टैक्स रेट्स की प्रोटोकॉल है ना अपना, कि लॉन्ग टर्म को तो 20% टैक्स ही मारना है, तो सरचार्ज में क्यों नहीं छोड़ रहे हो?
तो उन लोग ने वो 25 और 37 वाला सरचार्ज सादे लॉन्ग टर्म से भी हटा दिया। अच्छा तो अब मेरे को बताओ वो 25 और 37 वाला सरचार्ज किस किस के लिए नहीं आएगा? सटक जी अंडर सेक्शन 111 15% वाला हो, लटक जी अंडर सेक्शन 112 10% वाला, डिविडेंड डिविडेंड को तो वही, डिविडेंड के लिए तो गवर्नमेंट वैसे गिल्टी कॉन्शियस है, डिविडेंड डबल टैक्स कर, प्रॉफिट्स पे कंपनी टैक्स भरे, शेयर होल्डर डिविडेंड का भी टैक्स भरे, उसमें मर जाए बेचारा 37 वाले सरचार्ज में, तो डिविडेंड को तो वो लाइंस पे रखा है। फिर और सादा लॉन्ग टर्म, ये चार चीज को ना हाईएस्ट सरचार्ज कितना आएगा? 15। आगे जो 25 और 37 वाला सरचार्ज उनको नहीं छुएगा। तो ये एक पॉइंट था, ऐसे एक करके ऐसे थोड़े कुछ पॉइंट्स है सादा लॉन्ग टर्म तो फिर इसमें नहीं आएगा ना? इसमें। आपने बोला ना कि सादा वाला लॉन्ग टर्म के लिए 25-37 है एप्लीकेबल। हाँ हाँ। तो वही ना, सादे लॉन्ग टर्म के लिए 25। अरे मैं, मेरा लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? बच्चे पूछे अमेंडमेंट्स। It is the crux and the rust from the supplementary module uploaded in the website of ICAI. वो 280 पेज का जो क्रक्स है वो निकाल दे रहा हूँ। उसमें से कुछ बातें हो चुकी, कुछ बची हुई, तो उनमें एक पॉइंट मैंने खत्म कर दिया। कौन सा? कि नाउ ऑनवर्ड्स साधारण लटक जी पे भी 15% का हाईएस्ट सरचार्ज, बट वो 25 और 37 वाला सरचार्ज नहीं आएगा। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट को बताया था ना, वो 115 टीडी, वो 115 टीडी है ना। अरे 115 टीडी क्या था? चैरिटी की दुनिया छोड़ के नॉन चैरिटेबल में मर्ज हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। याद था ना वो क्या? डीएमसी सीएमडी था, सीएमडी कन्वर्ट हो गया नॉन चैरिटेबल में, मर्ज हो गया, डिसॉल्व हो गया, 12 महीने के अंदर वो ट्रांसफर किए बिगर। वो 115 टीडी था। टीडी मतलब 30 पार हो गया, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की दुनिया से बाहर निकल गया। एग्जिट टैक्स 34.94%। इधर मैंने बोर्ड पे 2 बैलेंस शीट बनाई थी। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में क्या था? सुबायो, जियो। तो वो वाली सुनो, अभी तक है ना वो थियरी खाली जो 11 और 12 में एग्जामिशन लेते ना ट्रस्ट, उन लोगों के लिए थी। अब इन लोग ने 1023C में जो एग्जामिशन लेते हैं ना, उन लोग के लिए भी एप्लीकेबल करवा दिया है। 1023C मतलब हॉस्पिटल, ही लिख के बताया था ना, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अरे उन लोग को जो होली है हॉस्पिटल गिरी और एजुकेशन गिरी कर रहे हैं ना, तो उन लोग को 1023C में एग्जामिशन मिलता बताया था। और उन लोग को तो कोई अप्रूवल लेने का भी जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट। और फंडेड बाय गवर्नमेंट ने तो 5 करोड़ से ज्यादा रिसीट्स नहीं होना चाहिए, तो वो लोग 1023C में रजिस्टर होते। और हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अलावा जो दूसरे लोग भी थे ना, उनको भी चॉइस है 1023C में रजिस्टर करने के लिए, बट 11-12 फॉलो करना। बट 11-12 की प्रोविजंस है। तो सी एक्चुअली मैं लॉजिक क्या बता रहा हूँ, पहले ना 11-12 का थियरी थोड़ा अलग था, 1023C का अलग था। अब इन लोगों ने पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। मीन्स हर तरह की ट्रस्ट को क्या बोला है, आप भले 1023C वाले हो या 11-12 वाले हो, आपको 85% इनकम अप्लाई कर, मतलब सब प्रोविजन पैरेलल कर दिए सेम। तो इन लोग ने 115 टीडी भी क्या बोला कि जो ट्रस्ट 1023C में रजिस्टर्ड है ना, उनको भी 115 टीडी अप्लाई होगा। एक्चुअली वो लोग भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। मैंने बोला ही वालों को तो इनकम ऑलवेज एग्जाम इररिस्पेक्टिव अप्लाइड और नॉट। अरे 1020 देख लो, अभी 1023C देख लो, बात हुआ तो पूरा खत्म करके मैं चला जाऊंगा। बस 1023C का थियरी देख लो। उसमें अपने चार्ट में क्या था, एक तरफ था ही मतलब HE हॉस्पिटल्स और ई मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वो हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बोला था, उन लोगों को कंडीशनल एग्जाम्पशन मिलता है कि अनकंडीशनल? अरे अनकंडीशनल मतलब वो 85% अप्लाइड का लखड़ा नहीं है।
बट वो क्या है, होली हॉस्पिटल गिरी करना चाहिए या फिर होली एजुकेशनल गिरी करना चाहिए। और उसमें भी शर्त क्या है, आइदर फंडेड बाय गवर्नमेंट, और एजुकेट एनुअल रिसीट्स होली और सब्सटेंशियली। देखो सब्सटेंशियली मीनिंग भी था ये हॉस्पिटल एजुकेशन का जो भी पैसा आता है ना 50% से ज्यादा तो गवर्नमेंट ही देती है। या फिर इन लोग छोटी हॉस्पिटल है जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा रिसीट्स नहीं है, अरे इन लोग को स्पेशल बेनिफिट क्या था ना, इन लोग को 85% अप्लाई करोगे तो एग्जाम, ऐसा है नहीं। लेकिन ये लोग 1023C में है ना एग्जाम्शन लेते तो उनको बोला है वो हॉस्पिटल गिरी अगर छोड़ा ना एग्जिट टैक्स आएगा इनको, एग्जिट टैक्स उनको भरना पड़ेगा 115 TD वाला। पहले 115 TD इन लोगों ने किसके लिए रखा था ना, मैं जो 11-12 में एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं। लेकिन लॉ ने क्या सोचा, अरे 11-12 में लोग 1023C मेनली चैरिटी का एग्जाम्शन है ना, तो जब 115 TD वाला एग्जिट टैक्स 34.94% हम 11-12 में एग्जाम्शन लेने वालों को अटैक करते हैं तो इनको क्यों ना करें। So this is in, you know what drive, they are trying to make all the provisions of 1023C वाले 11-12 वाले सेम। मैंने पता एक छोटा डिस्टिंक्शन बताया था, जो लोग 1023 में एग्जाम्शन लेते हैं ना उनको सेक्शन 12A में CIT से रजिस्ट्रेशन नहीं अप्रूवल लेना पड़ता है, ऐसा बोला भी था वो टाइम। सी आज कोई 11-12 में एग्जाम्शन लेता है ना तो दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, उसका कंडीशन भी था रॉ, रजिस्टर्ड, अकाउंट्स ऑडिटेड, अप्लाइड, होली। तो फिर मैंने बोला 1023 से रॉ नहीं और इधर लिखा था मैंने, मतलब उन लोग को रजिस्टर के वाले अप्रूवल लेना पड़ता है। इन शॉर्ट क्या है, आज की तारीख में ऐसा है ना मार्केट में 100 ट्रस्ट ऐसी है जो 11-12 में एग्जाम्शन लेती है और 100 ऐसी है जो 1023C में रजिस्टर करके उसमें एग्जाम्शन लेती है। लेकिन ट्रस्ट भी दोनों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आर डिटो सेम एक्सेप्ट ही मैन लोग, ही लोग का तो क्या है अप्लाइड का कंडीशन भी नहीं है ना। बाकी वेदर यू आर क्लेमिंग एग्जाम्शन 1023C और 11-12 द प्रोविजन आर डिटो सेम, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द लॉ कि उन लोग ने 115 TD वाला धमकी दिया था ना, वो 11-12 में एग्जाम्शन लेने वालों को दिया था। अब इन लोगों ने बोला है कि भाई तू 1023C में भी एग्जाम्शन ले रहा था ना, तो अगर तूने चैरिटी की दुनिया छोड़ी तो तेरे को भी 34.94 आएगा। एक्चुअली ये पॉइंट मैं नहीं भी बता, तुम लोग बाय डिफॉल्ट वैसे ही करते कि 1023C वाला भी उसका लिबास तो चैरिटेबल ट्रस्ट का ही है, लेकिन क्या है ट्रस्ट लोग को चॉइस होती है आइदर टू रजिस्टर अंडर 1023C के नाम का या 11-12 के नाम का। और तुम लोग सोचो क्या आज की तरह कुछ फर्क नहीं पड़ता ना यार, पहले फर्क पड़ता था, इससे लोगों की चॉइस होती थी कि उसमें एग्जाम्शन लेना है कि इसमें लेना है। आज की तरह फर्क नहीं है, इससे आज की तरह में 115 TD जो उनको अटैक करता है इसको भी अटैक करेगा। ये एक पॉइंट आ गया है, गिनो ना छोटे छोटे पॉइंट जो हो सकता है, कल अपना टाइम बच जाएगा यार। एक क्या पॉइंट बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 25% और 37% वाला सरचार्ज नहीं आएगा, और 115 TD इसको बोलते हैं एग्जिट टैक्स 34.94% वाला। आज तक जो 11-12 में एग्जाम्शन क्लेम करने वालों को लगता था, अब वो 1023C में क्लेम करने वालों को भी लगेगा। कल को कोई समय ऐसा आ जाए ना, एक चैरिटेबल ट्रस्ट 1023C में एग्जाम लेती थी, अब वो मर्ज होगी किसी नॉन चैरिटेबल में डिसॉल्व हो गई, तो अपनी वो थियरी यूज करना 115 TD वाली। तो ये दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा बस अभी लास्ट चैरिटेबल ट्रस्ट को ना बुक्स मेंटेन करना भी कंपलसरी कर दिया है। ट्रस्ट लोग को ऑडिट चाहिए तो ऑडिट करना पड़ता है कंडीशन। ट्रस्ट के एग्जाम्शन की कंडीशंस क्या थी, ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड, और वो 1023C वाले होते थे क्या होते, दे शुड बी अप्रूव्ड बाय CIT, और वो स्कीम सेम है, प्रोविजन रजिस्ट्रेशन 3 साल का मिलता है, फिर फाइनल 5 साल का, सब सेम है वेदर यू 11-12 वाला के 1023C वाला। तो एक ये कंडीशन थी। दूसरा क्या था, अकाउंट शुड बी ऑडिटेड इफ द टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्शन एक्सीड्स बेसिक एग्जाम्शन। मतलब ऑडिट करो ऐसा बोला था तो ही एग्जाम्शन मिलता है, लेकिन बुक्स के लिए कुछ बोला ही नहीं था। तो एक्चुअली तो अंडरस्टूड ऑडिट को बुक्स पे होता है, तो
ऑडिट किसका करेंगे? फिर भी लॉ ने सेफ्टी के लिए इसमें कंडीशन डाल दी बुक्स की कि अगर किसी ट्रस्ट की इनकम बिफोर एग्जेम्पशन अंडर 11 and 12 इफ इट एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन बुक्स। ये तो पब्लिक तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए बोलेगी नहीं, बुक्स मेंटेन करने के लिए वो था ना 44AA यार, बिजनेस में था ना यार, उन लोग वो सब थ्रेशोल्ड लेके बैठ जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट को बोलना है कि भाई तेरे को ऑडिट करने के लिए हमने क्या बोला है, बेसिक एग्जेम्पशन क्रॉस होगा तो ऑडिट कर, तो बुक्स तो मेंटेन करना ही होता है ना, अंडरस्टूड है। लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते तो अमेंडमेंट आ गया है। ये मेरे पढ़ाते टाइम ये टॉपिक में आया नहीं था, लेकिन अभी याद रखो कि एवरी ट्रस्ट हैज टू मैंडेटरीली मेंटेन बुक्स इफ देयर टोटल इनकम before claiming exemption under 11, 12 और 1023C exceeds basic exemption बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, कंपल्सरी बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। और एकदम भयंकर डिटेल बुक्स है, एक एक डोनेशन का जर्नल, लेजर, कैश बुक तो ठीक है, सब डोनेशंस का भी रिकॉर्ड मेंटेन करो, बोले डिटेल बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सब चीज का। एनोनिमस का छोड़ के ना, एनोनिमस का टोटली उधर मतलब माइन्यूटली नहीं, हर डोनेशंस का रिकॉर्ड रहो, क्या क्या डोनेशन आए डेली बेसिस पे, उसका फॉर्मेट है पूरा, डेली बेसिस पे कितना डोनेशन आ रहा है वो, मतलब वो अनोनिमस वाला नहीं लगेगा, लेकिन बाकी रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही है ना। तो मतलब बुक्स मेंटेन करने का नया प्रोविजन आ गया, मतलब एक्चुअली वो इम्प्लाइड भी था लेकिन अभी एक्सप्रेस भी आ गया कि बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपने कंडीशन में इसको है ना रबाव ले सकता, रबाव, बुक्स भी मेंटेन करना है, ऑडिट भी करना है, फिर आगे तो सेम था वो। बस इतने पॉइंट गिन के रखो। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? बचे कुचे अमेंडमेंट्स, बचे कुचे अमेंडमेंट। उसमें कितने पढ़ा दिए मैंने? 3। लॉन्ग टर्म पे वो 25-37% वाला सचा नहीं आता, और 115 1023 से क्लेम करने वालों को मिलता है, और ये बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा ट्रस्ट को इफ इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन। रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम 6:30 का लास्ट लेक्चर।